परफेक्ट हो जाएंगे। क्या होगा देखते हैं। देखो ध्यान से पढ़ो। जब हम यूटिलिटी के लॉ पढ़ते हैं तो गॉसियन का सेकंड लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या फर्स्ट लॉ होता है। पहले तो ये स्टेटमेंट गलत है। लॉ जरूर से बताता है कि जैसे जैसे आप चीजों को कंज्यूम करते हो ना, कानून बताता है कि किसी व्यक्ति के लिए किसी वस्तु की सीमा उपयोगिता उसके पास पहले से मौजूद स्टॉक में हर वृद्धि के साथ कम हो जाती है। जो पहला कप चाय का पियोगे उससे यूटिलिटी मिलेगी, वो ज्यादा मिलेगी। दूसरा पियोगे तो उससे कम हो जाएगी, तीसरा पियोगे तो उससे कम हो जाएगी, चौथा पियोगे तो उससे भी कम हो जाएगी, उससे भी कम हो जाएगी। तो जो गॉसियन का सेकंड लॉ नहीं है, दिस इज गॉसियंस फर्स्ट लॉ। Gaussian second law is not law of diminishing marginal utility, is the law of equi marginal utility। ठीक है, ये जो second law है ये equi marginal utility है। देखो छोटी सी गलती हो जाती है, और ये जो marginal diminishing marginal utility है ये first law है बेटा, first law of Gaussian। This is first law of Gaussian। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, इनको बंद कर दीजिए। ये छोटी छोटी गलतियां जो कर रहे हैं इसको थोड़ा सा सुधारने की कोशिश कीजिए, ठीक है जी। इस वजह से तो ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरा प्रॉपर्ली बताता है मार्जिनल यूटिलिटी की एप्लीकेशन के बारे में बताया है कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगी वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी। पहले कप की सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा होती है, दूसरे की उससे कम, तीसरे की उससे कम, चौथे की उससे कम, पांचवें की उससे कम, छठवें की उससे भी कम हो जाती है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। धमाकेदार क्वेश्चन है, जैसे पेपर 1 में एकदम से फाड़ू क्वेश्चन थे, सेम टू सेम वैसा ही। अगला सवाल पढ़िए। करने का ऑप्शन है, देखना पूर्व आंसर देखे एक बार। अब मुझे पता नहीं सही लगा या नहीं लगा, बताइए। आप ध्यान से पढ़िए। अभी तो बताया गॉसियन का जो सेकंड लॉ है वो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है कि कंज्यूमर इस तरीके से अपने पैसे को लगाता है, मतलब उसके पास 100 रुपए है तो वो दो चीजों पे इस तरीके से खर्चेगा कि उसकी लास्ट यूनिट से जो मिलने वाली यूटिलिटी है, जो आखिरी यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी है, वो दोनों चीजों पे बराबर हो जाएगी। जो लास्ट यूनिट पे मिलने वाली यूटिलिटी है वो दोनों जगह पर क्या हो जाएगी बेटा, बराबर हो जाएगी। ठीक है, एप्पल और बनाना की एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप एप्पल और बनाना को इस तरीके से खरीदोगे कि जो आखिरी पैसा लगा है एप्पल और बनाना पे, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। बिकॉज अगर आप इसमें बिकॉज लगा के देखते हो तो क्या बोलता है, दिस इज अचीव्ड बाय इक्वलाइजिंग द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच गुड्स टू इट्स प्राइस। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए ओवर प्राइस और मार्जिन, ऐसे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी और प्राइस। यहां आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस ए और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी ओवर प्राइस। यहां इसको भी आप रेशियो में बराबर कर सकते हो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ। तो आप क्या कर रहे हो, आप रेशियो को क्या कर दे रहे हो बेटा, बराबर कर दे रहे हो। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन इससे दो चीजें आप लोगों को पता चल गई कि पहली बात कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसके दो लॉ है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरा जो हमारी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अगर आप एक्सप्लेनेशन देखो, assertion states that second law of Gaussian, जिसको law of equal marginal utility बोलते हो, emphasize that a rational consumer will allocate his expenditure on the maximum total utility। कि मेरे पास जो भी पैसा है ना बेटा, मेरे पास जो भी पैसा है मैं उसको इस तरीके से लगाऊंगा कि मुझे मिलने वाली जो टोटल यूटिलिटी है, जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो जाए, वो इंक्रीज हो जाए। मुझे मिलने वाली जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। पहली बात, उसके लिए फिर मैं दोनों की रेशियो को क्या कर दूंगा, बराबर कर दूंगा। व्हाट आई विल डू, मैं उन दोनों यूटिलिटीज की मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस की रेशियो को क्या कर दूंगा बेटा, बराबर कर दूंगा। समझ आ गया, बताइए। यस, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तीसरा सवाल, डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। ये बहुत बार पेपर में सवाल पूछा गया कि कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी में क्या डिफरेंस होता है। ध्यान दो, उसमें इंडिफरेंस कर्व की बात की जाती है, इस तरीके से इंडिफरेंस कर्व की बात की जाती है। और जो कार्डिनल होती है जिसमें किसकी बात की जाती है, यूटिल्स की बात की जाती है। सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में मेजर किया जाता है। कैसे मेजर किया जाता है बेटा, सेटिस्फेक्शन को हम नंबर्स में मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं, वी मेजर इट इन द नंबर्स, हम इसको नंबर्स में मेजर करते हैं। अगर आप इधर भी देखते हो ना, कार्डिनल का मतलब क्या हुआ, जहां पर आप यूटिलिटी को न्यूमेरिकली एंड एसोसिएटेड विद द मार्जिनल यूटिलिटी, व्हाइल ऑर्डिनल में ऑर्डर मतलब प्रेफरेंस की बात की जाती है, प्रेफरेंस की बात की जाती है। और अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि कार्डिनल और ऑर्डिनल में से बेहतर कौन सा है, तो आपने क्या आंसर देना है कि जो ऑर्डिनल है वो बेहतर है, बेटर है। क्योंकि जो कार्डिनल है उसके अंदर जो पुरानी चीजें हैं कि क्वांटिटी में क्वांटिटेटिव नहीं किया जा सकता, चीजों को क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट, क्या रीजन है कि जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है वो कार्डिनल यूटिलिटी से बेहतर है। क्या रीजन है कि जो कार्डिनल यूटिलिटी है वो ऑर्डिनल से बेहतर है, तुलना में ऑर्डिनल। क्वालिटेटिव मेजरमेंट ऑफ प्रेफरेंस, जिसके अंदर आप पढ़ते हो ना प्राइस, प्राइस बात करते हैं क्वांटिटेटिव। देखो जब यूटिल्स की बात की जाती है ना बेटा, यूटिल्स, तो उसमें बोला जाता है कि जो सेटिस्फेक्शन है ना या यूटिलिटी है वो न्यूमेरिक है, जो कि पुराना कंसेप्ट है, अनरियलिस्टिक कंसेप्ट है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हम बोले कि आपको खाना खाया तो उससे आपको इतनी यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन मिली, वो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, उसको आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, उसको आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इस वजह से मतलब अगर आप देखो लिखा हुआ ना, ऑर्डिनल का मतलब होता है रैंक्स, है ना, रैंक्स, प्रेफरेंस। इट डज नॉट अटेम्प्ट टू असाइन स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू। आप क्वांटिटी नहीं दे सकते अपनी सेटिस्फेक्शन को, आप क्वांटिटी नहीं दे सकते हो सेटिस्फेक्शन को, इस वजह से। लेकिन कार्डिनल के अंदर बोला जाता है कि जो यूनिट्स हैं वो क्वांटिटी में होती हैं, कि तुमने खाना खाया तुम्हें इतना मिलेगा, तुम्हें एक बिस्किट खाया तो तुम्हें इतनी यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन मिली। वो सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए है, लेकिन असल में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है जी। अरे
पोल नहीं दे रहा हूं बेटा, मैं बता रहा हूं, अभी वो मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, पोल कल आएगा, कल दोनों क्लासेस पोल पे ही होंगी, आज का दिन थोड़ा सा इधर पढ़ लीजिए। अगला सवाल पढ़िए, से जुड़ा है कि उपभोक्ता अपनी दो तरीके की गुड्स हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती, वेबलॉन गुड्स और गिफन गुड्स। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं, एक होती है गिफन गुड्स और एक होती है वेबलॉन गुड्स। आपसे पूछा है कि वेबलॉन गुड्स क्या चीज है, व्हाट इज द मीनिंग, क्या मीनिंग है ये बताना है। नेहा ने आंसर, उर्वशी का आ चुका, कम नहीं करते बट उनकी कीमत बढ़ती है तो और खरीदना शुरू कर देते हैं। तो ये दोनों, और दूसरा इसके ऑपोजिट है। पोल चल रहा है क्या, एक सेकंड यार, पोल की दिक्कत क्या है, क्लोज कर देता हूं पोल को, वैसे मेरे एंड से तो नहीं होगा। तो ये चाहे वो गिफन होती है जो बैड क्वालिटी की गुड्स होती है, ठीक है, बैड क्वालिटी की, और ये होती है स्टेटस सिंबल वाली। और गिफन गुड्स और वेबलॉन गुड्स दोनों ही एक्सेप्शन है किसकी, लॉ ऑफ डिमांड की, लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन होती है। ठीक है जी, याद रखिएगा पॉइंट। देखो ना किसके द्वारा दिया गया था, थर्स्टन वेबलॉन के द्वारा, उसके नाम पे ही इस चीज को रखा गया है। जो गुड्स लग्जरी और स्टेटस वाली होती हैं, कौन सी होती हैं, लग्जरी और स्टेटस वाली होती हैं, इस वजह से लोग इनको और खरीदना चाहते हैं, बार बार और ज्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं इस वजह से। ठीक है बेटा, चलिए अगला सवाल, भयंकर सा क्वेश्चन है लेकिन आराम से पढ़िए। क्या क्वेश्चन है, गिफन गुड्स होती है लो क्वालिटी की क्वालिटी की। ओके, देखो लॉ ऑफ डिमांड की बेसिक एप्लीकेशन पूछी गई है, क्या बोलता है, देखो द लॉ ऑफ डिमांड सजेस्ट दैट कंज्यूमर विल ऑलवेज बाय मोर ऑफ गुड्स व्हेन इट्स प्राइस इंक्रीज, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, अभी सेकंड ऑप्शन को रहने दो, थर्ड पढ़ो। द लॉ ऑफ डिमांड असर्ट्स दैट कंज्यूमर विल बाय मोर ऑफ गुड्स व्हेन इट्स कॉस्ट, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई है। लॉ ऑफ डिमांड इंप्लाइज दैट कंज्यूमर सोली इन्फ्लुएंस्ड बाय द, सोली वर्ड आ गया तो ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव टर्म आ जाएगी। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड यही बोलता है कि कंज्यूमर विल लेस ऑफ गुड्स व्हेन इट्स ट्रू कॉस्ट इंक्रीज, मतलब जब उसकी कीमत बढ़ जाएगी, है ना, जब प्राइस बढ़ जाएगा एक्चुअल प्राइस, तो उसकी जो खरीदने की क्षमता है एक तो वो कम हो जाएगी, और क्षमता कम होने की वजह से उसकी जो परचेजिंग पावर कम हो गई है तो सामान भी वो कम ही खरीदेगा। समझ आया क्यों, इसका बी आंसर क्यों है, थर्ड, पहला, तीसरा और चौथा सारे ऑप्शंस गलत है। ये सारी की सारी ऑप्शंस क्या है बेटा, गलत है। बोला द लॉ ऑफ डिमांड फंडामेंटली, मांग का नियम मूल रूप से ये बताता है कि किसी वस्तु की लागत या उसकी कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता उसकी अपेक्षित कीमत कम करे। क्यों, क्योंकि प्राइस बढ़ गया है तो जो कंजम्पशन है वो भी उसकी क्या कर दी जाएगी, कम कर दी जाएगी, वो भी कम कर दी जाएगी, कम कर दी जाएगी। ठीक है जी, इस वजह से पोल हटा दो यार, पोल मैंने हटा तो दिया है, पता नहीं क्यों, चलो आगे करो। जब हम डिमांड और सप्लाई, आपूर्ति और मांग के संदर्भ में जो संतुलन होता है वो क्या होता है, मतलब जो इक्विलिब्रियम होता है वो क्या होता है, ये आप लोगों ने बताना है। सर ऑप्शन, पोल का इशू है, एक सेकंड यार बंद करके देखो जी। देखिए मैंने आप लोगों को इसका आंसर बताया है कि जब आप डिमांड और सप्लाई की बात करते हो, एक होता है डेड वेट लॉस, कई बार सरप्लस हो जाता है और कई बार डेफिसिट हो जाता है। सरप्लस का मतलब क्या होता है, जब चीजें बढ़ जाती हैं, जब हम मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना तो उसमें बहुत सारी कंडीशन होती है कि अगर सप्लाई बढ़ जाए तो क्या होता है, डिमांड बढ़ जाए तो क्या होता है। सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसको पूरी मार्केट फॉलो करती है, ये फॉलो करना चाहती है, वो यही है कि जो प्राइस है वो सप्लाई और डिमांड के केस में तभी बैलेंस हो जाएगा जहां पर ना तो सरप्लस होगी ना ही शॉर्टेज होगी, दोनों चीजों का बराबर होना जरूरी है। देखो एक बार सब बच्चे खुद से भी एक बार बंद करके चला लीजिए, क्योंकि मैंने रिफ्रेश कर दिया है, मेरे एंड से पोल चला गया है, आपके एंड से भी चला जाएगा, एक बार बंद करके चला लीजिए। ठीक है बेटा, देखो लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम का मतलब ही बैलेंस होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इट इज नथिंग, इट इज ऑलवेज बैलेंस। किसकी बात की जाती है, बैलेंस की, कि यहां पर हमेशा एक बैलेंस होता है उस ठीक है बेटा। चलो अगला सवाल, आ गया क्वेश्चन फिर से वेबलॉन गुड्स से रिलेटेड। जो क्या करते रहते हैं, जो उसको और खरीदते हैं, ठीक है, कोई लग्जरी कोई घड़ियां महंगी हो जाए तो और खरीदेंगे और खरीदेंगे और खरीदेंगे, तो प्राइस के साथ साथ उसकी डिमांड क्या होती है, बढ़ती रहती है। लेकिन अनलाइक मोस्ट गुड्स व्हिच फॉलो द लॉ, वेबलॉन गुड्स हैज अ डाउनवर्ड स्लोप डिमांड कर्व, मीनिंग दैट इट्स प्राइस राइज डिमांड फॉर इट्स आल्सो इंक्रीज। ये तो गलत हो जाएगा, यहां पे डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होता। देखो बाकी सारी स्टेटमेंट उसने सही लिखी है, लेकिन यहां पे आप लोगों को बेवकूफ बना दिया, यहां पे आप लोगों को बेवकूफ बना दिया, क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लोप नहीं होती, अपवर्ड स्लोप होती है। देखो अब ये वही चीज आ गया कि आंशिक रूप से चीजें कुछ सही होती हैं और कुछ आंशिक रूप से चीजें गलत होती हैं, कुछ चीजें होती हैं आंशिक रूप से सही होती है और आंशिक रूप से गलत होती है, बताया ना, अपवर्ड स्लोप होता है। देखो बेटा क्वेश्चन में अगर देखो सही परसेंट 100 है और गलत अगर 5 भी हो गया उसको गलत ही माना जाता है। ये क्वेश्चन ही इस तरह से फ्रेम किया गया था ताकि आप लोग कंफ्यूज हो, ये क्वेश्चन ही इस वजह से बनाया गया था ताकि आपको इसमें कंफ्यूजन हो, ताकि आपको लगे कि यार ये तो मुझे आता है, लेकिन असल में तो वो नहीं आता है। अरे भाई वो लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है तो नीचे कैसे आएगा, वो तो ऊपर की तरफ बढ़ेगा ना, ऐसे ऐसे नीचे कैसे आएगा, वो तो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, है ना, इस वजह से। अगला सवाल, किसी मांग की स्थिति में उपभोक्ता उत्पाद को इस हद तक ना पसंद करता है अपनी एक्स की तरह कि वो उस चीज को अवॉइड करने के लिए भी पैसे देने के लिए तैयार है। बेटा जो नेगेटिव डिमांड होती है बेटा, ये वो वाली डिमांड होती है जहां पर आप उसको अवॉइड करना चाहते हैं। जैसे बताया था ना कि लोग जीवन बीमा नहीं लेना चाहते, इंश्योरेंस नहीं करवाना चाहते,
डेंटल सर्जरी नहीं करवाना चाहते हैं, पेश डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं, तो ये वो चीजें हैं जो जिनसे बचने के लिए लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं। मतलब चेकअप नहीं करवाना चाहते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं, हार्ट सर्जरी नहीं करवाना चाहते हैं, ये वो सब चीजें हैं जो जब होती हैं तो फिर लोग इनसे भागते हैं, लोग इनसे भागते हैं। जो इरेगुलर डिमांड होती है वो क्या होती है बेटा? इरेगुलर डिमांड होती है जो सीजनल डिमांड होती है। कौन सी डिमांड होती है? जो सीजनल डिमांड होती है। सीजनल डिमांड समझते हो ना, कि गर्मियों में एसी की डिमांड, सर्दी में गीजर की डिमांड, वैसे। हाँ, दोबारा देख सकते हो बेटा, रिकॉर्डिंग देख सकते हो। अगला सवाल, ओवरफुल डिमांड क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरफुल डिमांड? पेपर में पूछा जाए ओवरफुल डिमांड क्या होती है। फॉर एग्जांपल, आज ओवरफुल डिमांड, मोर कस्टमर वुड लाइक टू बाय द प्रोडक्ट देन कैन बी सेटिस्फाइड। अब ये वाला होता है ना, एक होता है जो मतलब फुल डिमांड होता है, ओवरफुल डिमांड होता है। देखो, फुल डिमांड मतलब होता है बेटा, फुल का मतलब होता है जब डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाता है, और ओवरफुल का मतलब क्या होता है? जब डिमांड सप्लाई से भी बढ़ जाती है। ये ना नॉर्मली कभी कभी होता है, जैसे सपोज करो बहुत देर से कोई चीज मार्केट में नहीं आ रही है, फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं ना कि सीमेंट पर रोक रखा है, अचानक से सीमेंट। ये वाली एग्जांपल देखी थी जब कोविड के टाइम पे देखा था हम लोगों ने। कोविड के टाइम पे लोगों ने देखा था किस तरीके से मास्क की डिमांड एकदम से बढ़ गई थी, सैनिटाइजर की। अभी कौन सैनिटाइजर यूज करता है? कोई भी नहीं, है ना। सैनिटाइजर की, मास्क की डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि पूरी ही नहीं हो पा रही, डिमांड पूरी ही नहीं हो पा रही थी। इस वजह से ओवरफुल डिमांड, हाई लेवल ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट। कंज्यूमर का इंटरेस्ट इतना ज्यादा उसमें बढ़ जाता है कि सप्लाई मीट ही नहीं कर पाती डिमांड को, मीट ही नहीं कर पाती डिमांड को, इस वजह से। क्लियर है बेटा? चल अगला प्रश्न, एक्सेस कैपेसिटी क्या होती है? एक्सेस कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब क्या है कि आप जितना, एक सेकंड, दो और तीन, एक सेकंड, तीसरी भी हो गई थी, वन ऑफ द एम ऑफ एक्सेस कैपेसिटी टू हैव स्पेस कैपेसिटी दैट कैन बी। अच्छा, इसमें पूछा क्या गया? एक सेकंड, अच्छा इनकरेक्ट पूछा गया यार, एक सेकंड, रुको रुको, इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत लग रही है, रुको। यहां पर इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए था, यहां पर करेक्ट होना। एक्सेस बिजनेस और इकोनॉमी इज नॉट, हां एक सेकंड। अच्छा, एक्सेस कैपेसिटी है, सप्लाई क्यों मान रहा हूं? एक्सेस कैपेसिटी अगर व्हेन बिजनेस और, ओके, एक्सेस कैपेसिटी अगर व्हेन द एक्चुअल, ओके, बिलो, ठीक है, ये हो गया, और द एम ऑफ एक्सेस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बना, क्या बोल रहा है? अच्छा सही है, रुको दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। हाँ, रुको 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 रुको, सही है। एक्सेस मैं उसको सप्लाई के साथ रिलेट कर गया था। मतलब कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमी प्रोड्यूसिंग एट लेवल लोअर देन इट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग। मतलब आपके पास है अभी जिसको आप प्रोड्यूस कर सकते हो। मतलब समझ रहे हो ना, जैसे मैं बोलूं कि आप यहां तक प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन आप यहां पर प्रोड्यूस कर रहे हो तो इतना एरिया है वो एक्सेस है जिसको आप अभी तक यूज कर सकते हो। और ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, ये रॉन्ग है क्योंकि ये मोर देन हो गया। और ये कर क्यों रहे हो? ये इस वजह से कर रहे हो क्योंकि आने वाले समय में अगर आपको इस लेवल से इस लेवल तक जंप करना पड़े, ठीक है, अगर आपको इस वाले लेवल से इस लेवल तक जंप करे तो आप उतना स्पेयर अमाउंट अपने पास रख सकते हो, ठीक है। तो इनकरेक्ट सेकंड है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। ये वाली भी करेक्ट है, ये वाली इनकरेक्ट है, और स्टेटमेंट की भी करेक्ट है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, जैसे आप पेपर में कर देते हो, एक्सेस सप्लाई के साथ रिलेट कर दिया था। अगला सवाल, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है? देखो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला 1 के बराबर होती है, समझ लो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? हमेशा 1 के बराबर होती है। वो क्या होता रहता है? लगातार नीचे की तरफ जाता रहता है, लगातार रिड्यूस होता रहता है, स्लोप लगातार रिड्यूस होता रहता है। लेकिन जो जो इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है, जो क्वांटिटी होती है, वो हमेशा एक ही जगह पर रहती है, एक से नहीं बढ़ती। पॉइंट इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? जब आप दो पॉइंट्स के बीच में इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करते हो, ठीक है, जैसे अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन के बराबर करके, ठीक है। इलास्टिसिटी की 5 टाइप्स में पता है। पॉइंट इलास्टिसिटी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द कर्व। जो वैल्यू है, याद रखिए, जो स्लोप है वो चेंज होगा, लेकिन जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, ठीक है जी। जो स्लोप है वो चेंज होगा, लेकिन वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक। अगला, A company decided to price its product by calculating the production cost, और ये तो आसान होगा। मतलब एक कंपनी अपने उत्पाद की लागत की गणना करके और अंतिम कीमत पर पहुंचने के लिए लाभ के रूप में एक निश्चित प्रतिशत जोड़कर अपने उत्पाद की कीमत तय करती है। इसको कौन सी निर्धारण पद्धति का नाम दिया जाएगा? तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? प्रॉफिट ऐड कर देते हैं कि ठीक है, इसका 10% है तो 5 रुपए हम और ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये 55 रुपए हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा? ये 55 रुपए हो जाएगा। ये सबसे बेसिक टाइप है, दिस इज द बेसिक टाइप। ये कौन सी टाइप है? दिस इज बेसिक टाइप। बेसिक टाइप है जो हम प्राइसिंग में यूज करते हैं। The cost plus pricing method involve calculating the production cost and adding a certain percentage as profit to determine the final price of product. जो final product निकल के आएगा वो production cost plus extra profit, वो आपका exact percentage में भी हो सकता है और वो आप लोगों का exact एक नंबर में भी हो सकता है, वो आपका नंबर में भी हो सकता है, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा। अगला सवाल पढ़िए। Monopolies can lead to social cost because of their emphasis on which of the following strategies? मोनोपोलीज की वजह से जो सोशल कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, उसका क्या रीजन है? यस, चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द सेम प्रोडक्ट। इसको क्या नाम दिया जाता है? दिस इज व्हाट वी कॉल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन।
और ये सिर्फ और सिर्फ कहां पर पॉसिबल होता है बेटा? ये सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली में पॉसिबल होता है, क्योंकि मोनोपोली में आपके पास कंट्रोल होता है। किसका? आपके पास आउटपुट का भी कंट्रोल है, आपके पास प्राइस का भी कंट्रोल है, क्योंकि आप सिंगल सेलर हो। क्या हो? आप सिंगल सेलर हो, आपके अलावा मार्केट में कोई भी प्लेयर नहीं है। क्योंकि आप सिंगल प्लेयर हो, तो सिंगल प्लेयर होने की वजह से आपके प्रोडक्ट का कोई अल्टरनेट नहीं है, समझ रहे ना? उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को प्रोडक्ट खरीदना ही पड़ेगा। पीपल विल नीड दैट प्रोडक्ट। इसका रीजन यही है, इससे फिर इनइक्वालिटी आती है बेटा, कंज्यूमर के सरप्लस खा जाते हैं और सर्टेन ग्रुप्स इन द सोसाइटी, समझ रहे ना? अगर भाई आप मतलब मोनोपोली का नुकसान ही है कि आम पब्लिक को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। अगर उसी प्रोडक्ट के 10 अल्टरनेटिव होंगे तो वही प्रोडक्ट आपको 10 रुपए का मिलेगा, लेकिन अब उसका अल्टरनेटिव नहीं है तो वो 10 की जगह 15 रुपए का मिलेगा या 20 रुपए का मिलेगा। इस वजह से जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जब हम बात करते हैं किसकी? मोनोपोली से। और इससे इनएफिशिएंसीज भी इन रिसोर्सेज में आ जाती है। एक बात और प्लीज सभी बच्चे, मैं पीडीएफ आपको आज शाम को दूंगा दोनों की। जब क्लास खत्म हो जाएगी, आप अपने नोट्स बना लोगे, तो पीडीएफ को एक बार जरूर से रिवाइज कीजिए, ठीक है? हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो हिंदी में भी रिवाइज कीजिए, जो बच्चे हिंदी वाले हैं, और इंग्लिश में भी। और उसमें से जो चीजें, देखो जो चीजें आपको डाउट लगती है ना, उसको साथ ही साथ क्लियर करते चलो, क्योंकि 20 दिन के बाद एग्जाम है। तो कोशिश कीजिए कि जो भी डाउट आता है उसको साथ ही साथ क्लियर करते चलो, क्योंकि इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा डाउट्स को क्लियर करने का। 2 स्टेटमेंट्स दी हुई है और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है बेटा। डंपिंग का मतलब होता है बेटा, जब हम कोई प्रोडक्ट को अपने देश में महंगा बेचते हैं और दूसरे देश में सस्ता बेचते हैं, उसको डंपिंग बोल दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली जब आप पढ़ते हो तो इन अ प्रोडक्शन फंक्शन इनपुट दैट एग्जिबिट both complementarity and specifically tends to be highly specialized and dedicated to a particular input that are highly flexible can often use substitute for one another। एक सेकंड, सेकंड स्टेटमेंट कैसे समझे? because inputs are highly flexible not necessarily easily substitute। yes flexible, yes। यहां पर जो वर्ड लिखा हुआ है ना, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि आप उनको अलग अलग जगह पर यूज कर सकते हो एज अ सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब एक चीज को 4 जगह पर यूज कर सकते हो, ना कि 4 चीजों की जगह पर यूज कर सकते हो। डिफरेंस समझ आया बेटा? डिफरेंस समझ आया? क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबल का मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं होता। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि आप इसमें भी उसको यूज कर सकते हो, आप इसमें भी यूज कर सकते हो, आप इसमें भी यूज कर सकते हो। लेकिन सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि भाई इसको निकाल के उस दूसरी जगह पर यूज करो। ऐसा नहीं होता। ए प्रोडक्ट को तुम इस प्रोडक्ट में भी यूज कर सकते हो, इसमें भी यूज कर सकते हो, इसमें भी यूज कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको इसके साथ चेंज कर सकते हो, इसको इसके साथ चेंज कर सकते हो, इसको इसके साथ चेंज कर सकते हो। ठीक है? ये डिफरेंस है जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है। इसका मतलब समझ आया? लिखा हुआ ना, इनपुट्स आर हाईली फ्लेक्सिबल आर नॉट नेसेसरली इजीली सब्स्टिट्यूट। फ्लेक्सिबिलिटी सजेस्ट अडैप्टेबिलिटी बट नॉट सब्स्टिट्यूटिविटी। फ्लेक्सिबल का मतलब हुआ अडैप्टेबल है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। दोनों चीजों में डिफरेंस है। देयर इज डिफरेंस इन बोथ द थिंग्स। दोनों चीजों में एक बड़ा डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। यू विल फाइंड एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन दीस बोथ टाइप्स। दोनों टाइप्स में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। सेवरल यूज हो सकता है, इसमें वही आ जाता है जैसे आप लोग पढ़ते हो। एक होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल और दूसरा होता है इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। स्कोप पता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है जब आप बल्क में प्रोडक्शन करते हो, और स्कोप का मतलब क्या होता है? जब आप अल्टरनेटिव पर्पस के लिए यूज कर सकते हो एक ही प्रोडक्ट को, मल्टीपल यूज। किसके लिए यूज कर सकते हो बेटा? मल्टीपल यूज। मतलब उसी एक ही प्रोडक्ट को, है तो प्रोडक्शन एक के लिए ही, लेकिन वो दूसरी जगह पर आप उसको दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में, तीसरे प्रोडक्ट को बनाने में, चौथे प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी यूज कर सकते हो। राइट? यस। अगला सवाल, एक मार्जिनल प्रोडक्ट थ्रू ईयर प्रॉफिट की जो 2023 में पूछा गया। ये क्वेश्चन इस वजह से बनाया गया है, शायद आप में से कुछ लोगों को ये आता होगा, कुछ लोगों को शायद नहीं आता होगा। मैं लास्ट में आपके डाउट्स ले लेता हूं जो ऐप से रिलेटेड। मुझे पता है क्योंकि अभी हमारी ऐप है वो अभी बनी है, तो काफी सारे इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा पढ़ लें एक। हाँ, मैं अभी थ्योरी पढ़ो आज। ओके, अभी एक नई थ्योरी है। एक सेकंड, ये एक नई थ्योरी है, मे बी आप में से कुछ बच्चों का गलत होगा। पहले तो ये आप लोग अपनी डाउट बुक में लिख लीजिए। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। इट इज डायनामिक थ्योरी दैट एक्यूरेटली प्रेडिक्ट। देखो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। इट अस्यूम्स दैट देयर कैन बी मल्टीपल एंटरप्रेन्योर विद इन अ फर्म। ये भी हो सकता है। इट फेल्स टू एक्सप्लेन व्हाई समटाइम्स अर्न विंडफॉल और चेंज गेन्स। अब देखो, अगर आप इन तीनों दो इस पॉइंट को इस पॉइंट को डिफरेंस को पढ़ते हो तो ये तो इसके पॉजिटिव, मतलब ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये भी इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये भी इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये भी इसकी एक्सप्लेनेशन है। लेकिन दिस इज द क्रिटिसिज्म। ये बोलता है कि होमोजेनियस है एफिशिएंसी, होमोजेनियस एफिशिएंसी। अगर आप यहां पे पढ़ते हो ना, तो मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ा देता हूं। ये क्या बोलता है? वन क्रिटिसिज्म ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट इज दैट इट अज्यूम ऑल एंटरप्रेन्योर आर होमोजेनियस इन देयर एफिशिएंसी एंड कैपेबिलिटी। कि जो जितने भी लोग बिजनेस करते हैं उनके सेम स्किल हैं, उनकी कैपेबिलिटी सेम है, उनके स्किल्स। तो बेटा कंटेंट नहीं है, ये क्या है बताइए? ये जो एक्सप्लेनेशन है ये कंटेंट नहीं है क्या? बताइए, कंटेंट ही तो है, और क्या होता है कंटेंट? ये बताइए। अब आप बिल्कुल नहीं पढ़े हो तो बेटा इसमें मैं क्या कर सकता हूं? आप खुद बताइए। ये कंटेंट नहीं है तो क्या है? अब ये बताइए। मैं कोई ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन पढ़ता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, आगे बढ़ जाता हूं। हर क्वेश्चन की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं हुई है, एक एक सवाल को एक्सप्लेन किया हुआ है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए बताइए। अब ये क्या बोलता है कि असल में ये थ्योरी बोलती है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके स्किल्स और उनकी जो कैपेबिलिटीज है वो सेम है, लेकिन अगर रियलिटी में देखोगे तो वो स्किल्स भी डिफरेंस होते हैं और जो उनकी कैपेबिलिटीज होती है वो भी क्या होती है बेटा? डिफरेंट होती है। इसके अंदर हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है जी? तो इस थ्योरी को अच्छे से लिख लीजिए, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। अगला सवाल, एक्सेस कैपेसिटी दूसरी बार आ गया है।
तक उसके पोटेंशियल है, मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि वो इस ए पॉइंट तक प्रोडक्शन कर सकती है, वो इस पॉइंट तक प्रोडक्शन कर सकती है, लेकिन जो रियलिटी में वो प्रोडक्शन कर रही है वो यहां पर ही कर रही है। मतलब हमारे पास कैपेसिटी है, हम और कर सकते हैं, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से हम नहीं कर रहे। समझ रहे हो? फर्म के पास पोटेंशियल है और प्रोड्यूस करने का, लेकिन हम नहीं कर रहे। समझ रहे? फर्म के पास पोटेंशियल है लेकिन वो नहीं कर रहे या नहीं कर पा रहे हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। ए होगा या सी होगा, दोनों तो नहीं हो सकते बेटा, सी है। देखो, एक्सेस कैपेसिटी इज नॉट नोटिस इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब मेरे को एक बात बताओ, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आप क्यों नहीं मेजर करोगे? क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ वन सॉर्ट ऑफ टाइप ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अगर आप यहां पर मोनोपोली होता तो शायद एक्सेस सप्लाई का क्वेश्चन बन भी जाता, क्योंकि मोनोपोली में अगर आप अपने बेस्ट पे नहीं भी काम कर रहे हो ना तो भी चल जाता है। ध्यान से याद रखिएगा कि अगर मोनोपोली है तो वहां पर अगर फर्म मोनोपोली में है तो आपकी इच्छा है आप कितना भी आउटपुट बनाओ, आपके पास जितनी मर्जी एक्सेस कैपेसिटी हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करते हो ना, तो यहां पर बहुत सारे प्लेयर्स हैं मार्केट में, है ना? समझ रहे हो? मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, और बहुत सारे प्लेयर्स होने की वजह से अगर आप एक्सेस कैपेसिटी में जाओगे तो नुकसान किसका है? आपका, क्योंकि आप नहीं बनाओगे तो कोई और बना लेगा, आपके हिस्से का प्रॉफिट है कोई और खा जाएगा। समझ आया? तो इस वजह से ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। रीजन सही है, कैरेक्टराइज्ड बाय मेनी फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। अब मोनोपोलिस्टिक एग्जांपल कौन सी है? जैसे जितनी भी गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज हैं, जितने भी मोबाइल बनाने वाली कंपनीज हैं, ये सब क्या है? दीज आर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्योंकि ये बहुत ज्यादा, ऐसा भी नहीं है कि मोनोपोली जितना है और ऐसा भी नहीं है कि परफेक्ट कंपटीशन जितना है, लेकिन ये अच्छा खासा नंबर है मार्केट में, ये मार्केट में अच्छा खासा नंबर है। क्लियर जी? इस वजह से यहां पर अगर आप देखो, चैम्बरलिन के द्वारा कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया गया था कि यहां पर कैपेसिटी को हम चेक करेंगे क्योंकि वहां पर परफेक्ट कंपटीशन वाले फीचर एग्जिस्ट करते हैं एक फर्म में। बताया ना क्यों? क्योंकि देखो, जब आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करते हो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करते हो, तो क्या है? ये किसका कॉम्बिनेशन है बेटा? मोनोपोली प्लस परफेक्ट कंपटीशन, यही तो है। मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन ही तो है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ही तो है जिसमें परफेक्ट कंपटीशन भी है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बनाइए, ये कौन सी टाइप की गुड्स के फीचर है? ये आपसे पूछा है कि ये कौन सी टाइप है, ये आपसे पूछा है कि ये कौन सी टाइप्स के फीचर है। बेटा रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी लैपटॉप पे, प्लीज अब क्लास ले लो, मैं आज ना टेलीग्राम पे सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा, क्योंकि इतने सारे डाउट्स आ रहे हैं बच्चों को, मैं टेलीग्राम पे जाके आपके सारे डाउट्स क्लियर करता हूं। आपको इसके बारे में समझाया था कि ये लो इनकम, देखो अगर ये नॉन लग्जरी होती हैं वो गिवन होती हैं, और अगर लग्जरी लिखा हुआ होता तो वो कौन सी हो जाती? वो वेबलन गुड्स हो जाती। वो कौन सी गुड्स हो जाती? वो वेबलन गुड्स हो जाती। दूसरा, प्राइस इंक्रीज करेगा तो डिमांड भी इंक्रीज करती है, क्योंकि लो क्वालिटी है, प्राइस के साथ सीधा कनेक्शन है। और अपवर्ड स्लॉप होता है। अपवर्ड स्लॉप क्यों होता है? इस तरीके से, ऐसे, क्योंकि जब इनका प्राइस बढ़ता है तो क्या होता है, लोगों को लगता है कि अब ये अच्छी क्वालिटी में, तो इस वजह से प्राइस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन, मतलब किसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन है? प्राइस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है, विच इज कॉन्ट्रेरी टू फंडामेंटल लॉस, तो इट इज एक्सेप्शन ऑफ लॉ। प्राइस बढ़ेगा तो साथ में बढ़ेंगी, प्राइस कम होगा तो साथ में कम हो जाएंगी, ऐसा होता है। मतलब डायरेक्ट रिलेशन विद द प्राइस, डायरेक्ट रिलेशनशिप विद प्राइस, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है किसके साथ? प्राइस के साथ। ठीक है जी, आगे अगला सवाल, इन को फॉलो करती हैं। इंफीरियर और गिवन में डिफरेंस ये है कि जो इंफीरियर है वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करती हैं, लेकिन गिवन गुड्स होती हैं वो लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन होती हैं। दोनों एक्सेप्शन है ना, बोला तो बेटा, दोनों ही एक्सेप्शन है। तो नॉर्मल में प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन कम होगी ना, नॉर्मल का प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है, नॉर्मल गुड्स का प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है। इंफीरियर गुड इज वन व्हिच डिमांड इंक्रीज व्हेन पीपल्स इनकम राइज, इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, तो इनकम इफेक्ट नेगेटिव होगा तो इसका मतलब अगर इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन कम होगी। मतलब लो क्वालिटी का सामान है, लो क्वालिटी वाले चावल है, तो अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप उनकी प्रोडक्शन को कंजम्पशन को कम करके अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट कर जाओगे। ठीक है, इंफीरियर का मतलब खराब क्वालिटी। ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न्स और व्हेन इनकम्स आर लो, इंफीरियर गुड्स मे बिकम मोर अट्रैक्टिव। ऑब्वियसली बात है कि अगर आपके पास इनकम कम है तो बासमती चावल नहीं खरीद सकते, तो देसी चावल तो खाओगे ना, देसी चावल तो खाओगे इस वजह से। और दूसरा, ऑपोजिट टू लग्जरी गुड्स व्हिच आर टिपिकली ऑफ हाई क्वालिटी एंड सोल्ड एट प्रीमियम। ठीक है, लग्जरी गुड्स के ऑपोजिट होती है, ठीक है, क्योंकि लग्जरी में जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे आप और खरीदोगे, लेकिन इंफीरियर में जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो आप उस प्रोडक्ट से शिफ्ट होते जाओगे, शिफ्ट होते जाओगे। तो गिवन में यही बताया ना कि देखो गिवन होती है उसे लो, गिवन गुड्स गिवन इस वजह से होती है क्योंकि उनका मार्केट में सब्स्टिट्यूट नहीं होता। समझ आए? गिवन गुड्स का सबसे बड़ा रीजन यही है कि उनका मार्केट में नो सब्स्टिट्यूट है। वो ऐसी गुड्स हैं जब नमक है, नमक का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, वो ऐसी चीजें हैं जिनका मार्केट में सब्स्टिट्यूट ही नहीं होता बेटा। ठीक है जी, इसलिए तो ये एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, यहां पर आप इसको पढ़ भी सकते हो। नेक्स्ट, ऐसे वाली उतना, इसमें बहुत सारे तसले से बने हुए होते हैं, ये सारी शॉर्ट टर्म है, वो लॉन्ग टर्म होती है। अगर आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल में जा रहे हो तो सिर्फ क्या होगा? लॉन्ग टर्म में। अभी ध्यान से नहीं पढ़ा तो बेटा वो आपकी गलती है ना, मैं उसमें क्या, ऐसे करके यहां पे है, अगर इकोनॉमीज ऑफ
स्केल हो जाता है तो ये नीचे की तरफ आ जाता है, और इकोनॉमीज ऑफ जो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है उसके केस में ऊपर हो जाता है। तो अगर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो वो डिसइकोनॉमीज की वजह से होता है। इसकी वजह से, डिसइकोनॉमीज की वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है और इकोनॉमीज की वजह से कम हो जाती है। इकोनॉमीज मतलब पॉजिटिव, इकोनॉमी मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट की बात हो रही है, और डिसइकोनॉमीज का मतलब होता है नेगेटिव पॉइंट। डिसइकोनॉमीज का मतलब होता है नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, लिखा हुआ है इकोनॉमीज ऑफ स्केल अकर व्हेन अ फर्म्स एवरेज कॉस्ट डिक्रीज एट इंक्रीजिंग लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब एक प्रोडक्ट सपोज करो 10 रुपए का मिल रहा है, ध्यान से सुनो। हाँ, जो जैसे ये यू शेप होती है, लेकिन अब देखो यहां से भी क्वेश्चन आया था, ट्रेडिशनली जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है उसकी शेप यू शेप होती है, लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, कौन से, जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ये भी कंसीडर किया है कि इसकी शेप एल शेप भी हो सकती है। इस बार ही क्वेश्चन आया था, इस बार ही क्वेश्चन आया, तो ये बिल्कुल रीसेंट कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है? इट इज टोटली अ रीसेंट कॉन्सेप्ट, एकदम से रीसेंट कॉन्सेप्ट है। इसको भी अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। इसको लॉन्ग रन का मतलब होता है जहां पर सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, मतलब आप चेंज कर सकते हो। शॉर्ट रन के अंदर आप सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर सकते, सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आप चेंज नहीं कर सकते। अगला सवाल, ये आई थिंक मार्केटिंग का क्वेश्चन आ गया ना। ये कौन सी टाइप की गुड्स के फीचर्स हैं? ये कौन सी टाइप के फीचर्स हैं बेटा, ये आपने बताना है। स्पेशलिटी गुड्स, देखो स्पेशलिटी गुड्स में रिटेलर का कोई रोल नहीं है। देखो ध्यान से, यहां पे हिंट दिया हुआ है। स्पेशलिटी गुड्स में, शॉपिंग गुड्स में रिटेलर का एक रोल होता है, उससे सजेशंस लेते हैं। स्पेशलिटी गुड्स में रिटेलर की हेल्प नहीं लेते बेटा। स्पेशलिटी गुड्स पता है कौन सी गुड्स होती हैं? स्पेशलिटी गुड्स वो है जो आपको पता है। मेरे को अगर एक रोलेक्स की वॉच चाहिए तो मैं रिटेलर के पास थोड़ी जाऊंगा, मैं तो मैन्युफैक्चरर में सीधा स्टोर में जाऊंगा। यहां पर एक सबसे बड़ा हिंट दिया था उसने रिटेलर लिख के, यहां पर आप कंफ्यूज हो गए इन दोनों में। स्पेशलिटी गुड्स में रिटेलर का क्या काम है सोचो, स्पेशलिटी गुड्स में रिटेलर का क्या काम है? अरे वो तो शॉपिंग गुड्स में होगा ना, रिटेलर का रोल तो शॉपिंग गुड्स में होगा। इस वजह से अगर आप एक्सप्लेनेशन भी देखते हो ना, ये ड्यूरेबल भी होती है, हाई यूनिट प्राइस होता है, प्रॉफिट मार्जिन भी होता है, प्री प्लान भी होता है, और एक्चुअली में रिटेलर का रोल। अगर मैं यहां से ये वाला पॉइंट हटा दूं ना तो कुछ हद तक मैं बोल सकता हूं कि ये स्पेशलिटी गुड्स बन जाएंगे। ठीक है, कुछ हद तक हम बोल सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये स्पेशलिटी गुड्स बन जाएंगी। अदरवाइज नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। ठीक है, अनसाउंड गुड्स वो गुड्स होती हैं जिसके बारे में या तो लोगों को पता नहीं है या लोगों को खरीदना नहीं चाहते, धक्के से लोगों को बेचा जाता है। जैसे एलआईसी वाले आ जाते हैं ना, एलआईसी वाले अपनी पॉलिसी बेचने आ जाते हैं ना। एलआईसी पॉलिसी वो है जिसमें अग्रेसिव सेल पॉलिसी यूज की जाती है, सेलिंग की जाती है, अग्रेसिवली आपको सामान बेचने की कोशिश की जाती है, बहुत भयंकर तरीके से अग्रेसिवली आपको सामान बेचने की कोशिश की जाती है। कन्वीनियंस का मतलब होता है जिसको बड़े आराम से जाते हो दुकान से, जैसे बिस्कुट नमकीन या कुछ भी ऐसा आराम से अवेलेबल हो जाता है। तीन तरीके का डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये कौन से की डेफिनेशन दी हुई है? थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यूज किया जाता है। मार्केट में सबसे ज्यादा किया जाने वाला थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, यहां पर सबसे ज्यादा कंज्यूमर सरप्लस खाया जाता है, यहां से कम, और यहां पर कंज्यूमर सरप्लस को छोड़ दिया जाता है, मतलब लोगों को फायदा हो। ऐसा होता है कि लोगों को फायदा हो थोड़ा बहुत। तो थर्ड ये वाला होता है नॉर्मली जो आप यहां पे यूज करते हो, आप रेलवे में देखते हो ना, रेलवे हो गया या फिर आप फ्लाइट में जाते हो तो वहां पर यूज किया जाता है। आई कांट सी कमेंट ऑफ अदर स्टूडेंट्स। तुम एक दूसरे के कमेंट देख सकते हो क्या? देख, एक दूसरे के कमेंट तुम्हें दिख रहे हैं क्या? देख रहा है क्या, मतलब दिख रहे हैं ऐसे हम पूछ, तो ये ठीक है, लिखा हुआ है, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, सेकंड डिग्री। अगला सवाल फिर से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का है, फिर से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाला क्वेश्चन आ गया। ओके, वैसे तो सही है। टू सक्सेसफुली इंप्लीमेंट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बिजनेस मस्ट प्रिवेंट देयर लोअर प्राइस प्रोडक्ट्स फ्रॉम बीइंग रीसोल्ड एट हाई प्राइस बाय अदर इंडिविजुअल्स। बिल्कुल सही है, रीसेलिंग है उसको रोकना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप महंगा बेच रहे हो, आगे सस्ता बेच रहा है, तो रीसेलिंग पे तो असर करना पड़ेगा, अदरवाइज तो कुछ नहीं होगा। और दूसरा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन मार्केट परफेक्ट कंपटीशन एंड नो बैरियर, ये गलत हो गया। ओह माय गॉड, परफेक्ट कंपटीशन नहीं होगा, मोनोपोली के केस में अप्लाई होता है। परफेक्ट कंपटीशन में कैसे? भाई तुम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करोगे, तुम्हें उठा के मार्केट से बाहर फेंक दिया जाएगा। चलने कर, तुम्हें उठा के मार्केट से बाहर फेंक दिया जाएगा कि जाओ भाई, तुम्हारा यहां पर कोई रोल नहीं है, तुम्हारा यहां पर कोई रोल नहीं है, तुम बाहर जाओ। इस वजह से, ठीक है, तो ये यहां पर किधर होती है? डिस्क्रिमिनेशन वर्क्स इन द इम्परफेक्ट कंपटीशन। समझ रहे ना? परफेक्ट में किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है, इम्परफेक्ट के अंदर इट इज पॉसिबल। इसके अंदर क्या होता है, ये बड़े आराम से हम कर सकते हैं, बहुत आराम से किया जा सकता है। अगला सवाल, कल से टाइम फिक्स करते हैं यार, आज ना सारी चीजें एक साथ होती है ना, आप ऑफ भी रख सकते हो, ऐसा है। वहां पर ही होता है जहां पर आप दो पॉइंट्स के बीच में, समझ रहे हो ना, जैसे बोलते हैं ना एवरेज, वही है। तो मेजर द इनकम, देखो इनकम के साथ कोई लेना देना नहीं है, इक्विलिब्रियम के साथ कोई लेना देना नहीं है, मतलब इसमें तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन दिखने में आपको जितना मर्जी डिफिकल्ट लगे, लेकिन असल में इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ते। टू कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ वन वेरिएबल इन रिस्पेक्ट टू अनदर बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, दो गिवन पॉइंट्स के बीच में, ये वाले जैसे दो पॉइंट्स के बीच की जो इलास्टिसिटी है वो क्या होगी। जैसे एक होता है पॉइंट इलास्टिसिटी, ऐसे पांच जगह पे एक पॉइंट ये होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे जैसे नीचे जाओगे इलास्टिसिटी कम होती जाएगी। और आर की इलास्टिसिटी एवरेज बोल देते हैं दो पॉइंट्स के बीच की इलास्टिसिटी निकालने के लिए। पॉइंट अलग है बेटा, लिखा हुआ परसेंटेज चेंज इन वन वेरिएबल कंसर्निंग अनदर वेरिएबल बिटवीन टू स्पेसिफिक पॉइंट्स, दो स्पेसिफिक पॉइंट्स के बीच में, ये दो पॉइंट्स के बीच में, ये दो पॉइंट्स के बीच में क्या इलास्टिसिटी होगी, उसको फाइंड आउट करने के लिए ये इलास्टिसिटी ऑफ मेथड को यूज किया जाता है। पॉइंट अलग है बेटा, ये पॉइंट नहीं होती, इसको एवरेज बोल देते हैं। अगर आपकी डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है,
अगर आपकी डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो डिमांड क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये आपने बताना है। यूनिटी का मतलब क्या होगा कि हर पॉइंट पे बराबर होती है। तो क्या बताया था, जो स्लोप होता है वो डिफरेंट होता है, जो स्लोप होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन स्लोप डिफरेंट होता है लेकिन जो इलास्टिसिटी होती है वो सेम होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आया इसी पर्टिकुलर टॉपिक से, स्लोप डिफरेंस, स्लोप है वो डिफरेंस होगा लेकिन जो इलास्टिसिटी है वो इक्वल होती है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बता दिया, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इलास्टिसिटी बराबर है लेकिन स्लोप है वो लगातार ऐसे नीचे 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 जाता है। जैसे पहले प्रॉफिट की थ्योरीज में एक बार पढ़ के जाइए, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आजकल ना इनसे क्वेश्चन बन जाता है, एक आध शिफ्ट में क्वेश्चन आ जाता है, 3-4 थ्योरीज है, एक बार बस इन्वेस्टोपीडिया पे भी पढ़ लेंगे तो भी चलेगा। ओके, अकॉर्डिंग टू Schumpeter's innovation theory, entrepreneur can generate profit by introducing innovation। ये तो हो गया, इसमें तो कुछ नहीं है, मतलब नाम से आपको थोड़ा सा हिंट मिल गया। इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट दैट ट्रेडिशनल बिजनेस विदाउट एनी इनोवेशन कैन आल्सो अर्न सिग्निफिकेंट प्रॉफिट। भाई अगर थ्योरी का नाम इनोवेशन है, अगर थ्योरी का नाम इनोवेशन है तो खुद सोचो कि फिर विदाउट इनोवेशन ही अगर प्रॉफिट कमा सकते हो, अगर आप विदाउट इनोवेशन ही इतना सारा प्रॉफिट कमा सकते हो तो फिर आप लोगों को इनोवेशन करने की क्या जरूरत है, बताइए। आप लोगों को इनोवेशन करने की क्या जरूरत है, व्हाई यू नीड इनोवेशन, आपको क्यों जरूरत है इनोवेशन की, बताइए। इनोवेशन की क्या जरूरत है इस वजह से, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन ये नोट डाउन कर लीजिए, थ्योरी का एक पहले भी आया था मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, जिसमें बताया गया था कि एंटरप्रेन्योर को ये माना जाता है कि सारे एंटरप्रेन्योर हैं वो एक ही लेवल पे काम करते हैं, उनके स्किल्स हैं वो एक ही हैं, वो गलत था, वो उसका क्रिटिसिज्म था। और ये वाली थ्योरी इनोवेशन के साथ रिलेट करती है कि बिना पारंपरिक तरीकों से हम उतना प्रॉफिट अगर कमा सकते हैं तो इनोवेशन की क्या जरूरत है। परंपरागत तरीकों से ही अगर हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पा सकते हैं तो फिर हमें इनोवेशन, ठीक है। ज्यादातर बच्चों ने वैसे सही आंसर दिया है, इनकी डिमांड कर्व दैट इज नॉट लीनियर बट हैज डिफरेंट डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिफरेंट। तो ये तो सही है, पॉजिटिव होता है क्योंकि ये रिजिडिटी से रिलेटेड होता है बेटा, दिस इज रिलेटेड विद द रिजिडिटी, और ये शेप कुछ इस तरीके से बनाती है, ऐसे बनाती है शेप। ठीक है, तो पहला तो सही है, इट हैज लोअर इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस अबव द मार्केट एंड हाई इलास्टिसिटी बिलो द मार्केट। तो ये डिफरेंट है, ये जो अबव द प्राइस है वो ज्यादा होती है, यहां पर लोअर की जगह पर हाई होना चाहिए था और हायर की जगह पर क्या होना चाहिए था, लोअर होना चाहिए। ठीक है, दोनों चीजें ऑपोजिट लिख दी गई, दोनों चीजें क्या लिख दी गई है बेटा, ऑपोजिट लिख दी गई है। तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी और बाकी जो पहली स्टेटमेंट है वो आप लोगों की क्या है, दैट इज टोटली करेक्ट। ये स्टेटमेंट आपकी टोटली क्या है बेटा, करेक्ट स्टेटमेंट होती है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, यस, बहुत बढ़िया। ये लिखा हुआ इधर, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, हाई होती है अबव द प्राइस हमेशा हाई होगी और बिलो द प्राइस हमेशा कम होती है। अगला सवाल आपसे ये पूछा गया है कि ये जो अजम्पशंस हैं वो कौन से लॉ की हैं, अजम्पशंस है ये कौन से लॉ की दी हुई हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कन्वेक्स टू ओरिजिन, वी कॉल इट कन्वेक्स टू ओरिजिन, कन्वेक्स टू ओरिजिन। ठीक है जी। सो रैशनल कंज्यूमर का बिहेवियर होता है कंसिस्टेंसी, मतलब कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस का मतलब आप अपनी चॉइस को चेंज नहीं करते हो। आपने एक बार जिस चीज को लेके अपनी चॉइस बना ली, समझ लो, एक बार जिस चीज को लेके आपकी चॉइस बन गई, फिर आप उस चॉइस को चेंज नहीं करोगे, आप उसी चॉइस को कंटिन्यू करोगे। क्या करोगे, आप उसी चॉइस को बेटा क्या करोगे, कंटिन्यू करोगे, ऐसा होता है। अगला सवाल, ये कौन सी टाइप ऑफ इकोनॉमी के फीचर्स हैं, निम्न नीचे दिए गए कौन सी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं दी गई हैं, कौन सी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं ये आप लोगों ने बताना है। Wants are multiple but not so numerous. Mutual interdependence is limited. Degree of exchange is moderate. ये है आप लोगों की सिंपल इकोनॉमी। अगर आप इसको इन्हीं चीजों को चेंज कर दो, लेवल बढ़ा दो, वांट्स है उसको इनॉमरस कर दो, म्यूचुअल डिपेंडेंस को लिमिटेड से अनलिमिटेड कर दो और डिग्री ऑफ एक्सचेंज को भी क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, तो वो सिंपल से क्या बन जाएगा बेटा, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी बन जाएगी। तो ये बिल्कुल बेसिक फीचर आप लोगों को यहाँ पर दिए हुए हैं। तो अगर सिंपल देखो, अ सिंपल इकोनॉमी इज वन इन विच डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड एक्सचेंज ऑफ मॉडरेट डिग्री। याद रखिएगा, जो लोग एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं वो भी मॉडरेट होता है, और जो आपस में एक्सचेंज होता है, जो मध्यम, जो आपस में लोग सामान को ट्रांसफर करते हैं वो भी क्या होता है, वो भी मॉडरेट होता है, ना तो बहुत ज्यादा हाई होता है ना ही ज्यादा लो होता है, तो इन बिटवीन कहीं पे होता है। ठीक है, ना तो ज्यादा होता है और ना ही क्या होता है बेटा, कम होता है। क्लियर है, ना तो ज्यादा होता है और ना ही कम होता है। नेक्स्ट, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। दो तरीके की इकोनॉमिक्स होती है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ, जो चीजें जैसे हैं, डिस्क्रिप्टिव है, उसी तरीके से रखी जाएंगी, उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं लिया जाएगा, जो चीजें जैसी हैं उनको वैसे ही रखा जाएगा। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि चीजें जैसी होनी चाहिए, नॉर्मेटिव का मतलब कि ये चीजें ऐसी होनी चाहिए, समझ लो। पॉजिटिव का मतलब क्या है, जो जैसा है, एज इट इज, जो है जैसा है, और नॉर्मेटिव का मतलब क्या हुआ, इट शुड बी, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना। पहले आप लोगों को बताया, मतलब वहां पे मैंने लिखा भी हुआ है, अगर आप इसको पढ़ते हो ना, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स दैट आर हैपनिंग रिलेटेड टू द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बताया जो चीज जैसी है, जो चीज जैसी है, जो चीज जिस तरीके से हो रही है उसको आप क्या बोल देते हो, दैट इज व्हाट यू कॉल पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, दैट इज व्हाट वी कॉल पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जो चीज जैसी है वैसी हो रही है उसको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोला जाता है। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर नॉट नेसेसरली द स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ, दीस मे बी ट्रू और फॉल्स। देखो यहां पे अगर ध्यान से देखते हो तो इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, देयर इज नो रिलेशन। ठीक है, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, बट दोनों स्टेटमेंट्स आपस में को अपने आप को एक्सप्लेन कर रही है। बताया ना, जो देखो जो चीज जैसी है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये देखो ध्यान से सुनो, ये एक रिमोट है, तो अब
अब ये जैसा है वैसा ही अगर आपको दिखाया जा रहा है, वैसा ही आप अज्यूम कर रहे हो, तो दैट इज पॉजिटिव। अगर मैं बोलूं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसको बैटरी पे काम करना चाहिए था, इसमें ब्लूटूथ होना चाहिए था, तो जैसा होना चाहिए दैट इज नॉर्मेटिव। जो है वो पॉजिटिव है और जैसा होना चाहिए दैट इज नॉर्मेटिव। नहीं, ये जो लिखा हुआ है ना, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब कि यहां पर आप ये अज्यूम करते हो कि प्रेजेंट और पास्ट के डेटा को यूज किया जाए, क्या है उसको यूज करके हम लीड करेंगे किसकी तरफ, एंड व्हाट वुड बी, लिखा हुआ ना पॉजिटिव, व्हाट वाज क्या है, क्या वुड बी। अब देखो जो होगा, दोनों में डिफरेंस है, जो होगा और जो होना चाहिए, फर्क है ना। जो होगा वो अलग चीज है और जो होना चाहिए वो अलग है। तो जो होगा वो पॉजिटिव, जो होना चाहिए वो नॉर्मेटिव। जो होगा वो पॉजिटिव, जो होना चाहिए वो नॉर्मेटिव। ठीक है, इस वजह से ये बेसिक डिफरेंस है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कोई वैल्यू जजमेंट नहीं होती है। वैल्यू जजमेंट कहां पे आती है, जब आप नॉर्मेटिव की बात करते हो कि ऐसा होना चाहिए। अरे बेटा समझ क्यों नहीं रहे, दोनों में ही फ्यूचर है। फ्यूचर की बात करूं, अगर मैं बोलूं कि जो होगा दैट इज पॉजिटिव, और जो होना चाहिए दैट इज नॉर्मेटिव। क्लियर है जी, समझ आ गया? तो अब ये समझ आ गया होगा। तर्क संगतता मतलब कि कंज्यूमर है वो बहुत सोच समझ के डिसीजन ले रहा है। एक सोच समझकर जो डिसीजन लेता है उसकी यहां पेपर में जाके हम इस तरीके तो कंफर्म है कि होगा ही होगा। इन दो में तो एक्सप्लेन किया जाता है। क्या परफेक्ट कंपटीशन में आपने कभी कंज्यूमर सरप्लस के बारे में पढ़ा? या क्लियर, प्रोड्यूसर सरप्लस मैक्सिमाइजेशन, तो ये नहीं है। प्रोड्यूसर के सरप्लस के साथ क्या लेना देना आपको बताओ, कोई लेना देना है क्या? प्रोड्यूसर के सरप्लस के साथ कंज्यूमर का कोई लेना देना है, बताओ। कंज्यूमर का कोई लेना देना है क्या? नहीं, कंज्यूमर का कोई लेना देना नहीं है प्रोड्यूसर के सरप्लस के साथ। देखने को मिलेगी क्या, जहां पर कंज्यूमर की रैशनैलिटी को चेक किया जाता है। वी चेक द रैशनैलिटी ऑफ कंज्यूमर, हम कंज्यूमर की रैशनैलिटी को चेक करते हैं। अदरवाइज और बाकी पॉइंट्स में हमें कंज्यूमर की रैशनैलिटी के बारे में कोई लेना देना नहीं होते हैं। कि सब ये भी हो सकता है कि ठीक है परफेक्ट कंपटीशन। अब जब ऑप्शन दो है, यहां पर भी दो है, यहां पर भी दो है, यहां पर भी दो, तो तीसरा आपको नहीं लेके आ सकते। समझ लो ना, ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। जब एनटीए आपको ऑप्शन दे रहा है इस तरीके से और उसमें वो 1 2 3 सिलेक्ट कर रहा है, आंसर में 4 चीजें सही हो रही हैं, तो क्या आप आंसर मार्क नहीं करोगे? अरे बेटा 75% आपको आंसर मिल गया। अब जब चौथी ऑप्शन एनटीए ही नहीं दी तो आप क्या करोगे? अब एनटीए नहीं वो ऑप्शन नहीं दिया तो उसमें आप क्या कर सकते हो? यही करोगे, आंसर ना मार्क करो तो आपके 2 नंबर चले जाएंगे। सर प्लीज एक्सप्लेन परफेक्ट कंपटीशन। बेटा आपको जहां पर बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, फ्रीली वहां पर मार्केट में एंट्री और एग्जिट हो जाती है। ठीक है, रैशनैलिटी का मतलब होता है सोच समझ के चलना, सोच समझ के चलना। एक ही बाइकों के पास दारित्व होता है जब आपके पास इनपुट है वो आउटपुट से बढ़ जाता है। इनपुट है वो आपके आउटपुट से बढ़ जाता है। व्हेन योर इनपुट इंक्रीज्ड मोर देन आउटपुट। तुम क्यों पढ़ते हो? प्रोडक्शन रैशनैलिटी का कोई मतलब ही पैदा नहीं होता बेटा। 2 दिन हुए मुझे वापस आए हुए क्लासेस, बैच लॉन्च। मोर डिफिकल्टी इन मैनेजिंग एफिशिएंसी। देखो एक बात ध्यान से सुनो, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या हुआ? सुनो, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या हुआ कि जब आप इनपुट डालोगे, आपने 10 यूनिट्स डाली लेकिन उससे आपका, सॉरी मैंने पहले गलत लिख दिया ना, रुको मैंने ऑपोजिट लिख दिया। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब होता है कि जो आपका आउटपुट है वो बढ़ जाता है इनपुट से। मैंने ऑपोजिट लिख दिया था, सॉरी गलती से लिख दिया था। जो आप इनपुट डाल रहे हो वो आपकी ज्यादा है। इंक्रीजिंग का मतलब यहां पर जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वर्ड लिखा होता है ये इनपुट के लिए लिखा होता है। किसके लिए लिखा होता है? ये इनपुट के लिए लिखा हुआ होता है। इस वजह से मोर डिफिकल्टी इन मैनेजिंग इफेक्टिवली, इंक्रीजिंग है तो नहीं होगा। स्मॉलर मार्केट शेयर है, नहीं। लोअर प्रोक्योरमेंट एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट, यस ये रीजन है। यही तो एक रीजन है जिसकी वजह से आप लोगों का प्रोडक्शन में इनपुट कम जा रही है और आउटपुट ज्यादा निकल रहा है, पहली बात। और दूसरा रिड्यूस्ड डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। अब अगर आप इसको भी कंसीडर करते हो, सी और डी को भी, अगर मैं मान लेता हूं डी को कंसीडर करते हो, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, समझ लो ना, आप सी के साथ डी को कंसीडर कर सकते हो। यहां पे समझ आया ना, यहां पर सी को डी के साथ कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत वही है कि जब एनटीए की तरफ से या जो हमारी एग्जाम में अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो बेटा हम अपनी तरफ से उस ऑप्शन को क्रिएट नहीं कर सकते। हम उसको ऑप्शन के बीच में क्रिएट नहीं कर सकते। इस चीज को आप समझ लीजिए। रिकॉर्डिंग है, मैं अभी जो बच्चों को पूछ रहे हैं ना, पर रिकॉर्डिंग ना ऊपर ही नहीं शो हो रही, नीचे देखोगे तो इधर यहां आसपास है वो। ठीक है, अब सोचो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या हुआ कि तुमने जितना इनपुट लगाया था इंक्रीज्ड आउटपुट मिला, आउटपुट का नंबर ज्यादा मिला, आउटपुट का नंबर ज्यादा मिला। यार सब में चल रही है, आप लोगों को क्यों नहीं चल रही? एक बार ऐप को अपडेट करके देख लो एक बार। अगर आपको तो क्योंकि एक ऑप्शन तो है, आपको मिल गया, तो नन ऑफ द अबव कैसे लगाओगे आप बताइए? नन ऑफ द अबव कब लगता है? तब लगता है जब कोई भी मैच, मतलब इनपुट आउटपुट दोनों की बात होती है। लॉजिस्टिक कभी अलग अलग तरीके के लॉजिस्टिक्स होते हैं, तो मैं डालने तक है, समझ रहे? चलिए अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था गिवन गुड्स इज अ लो इनकम नॉन लग्जरी प्रोडक्ट फॉर विच डिमांड, उसने करेक्ट पूछा है तो दोनों इनकरेक्ट लिखी हुई है। नन स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच डिमांड इंक्रीज एज द प्राइस डिक्रीज, ये वाला रिलेशन गलत लिख दिया क्योंकि बताया गया था कि प्राइस बढ़ता है तो दोनों बढ़ते हैं, प्राइस कम होता है तो कम होते हैं। दूसरा गिवन गुड्स हैज डाउन स्लोपिंग, ये भी गलत हो गया क्योंकि गिवन गुड्स के अंदर अपवर्ड स्लोप होता है। कौन सा स्लोप होता है? अपवर्ड स्लोप होता है।
की यहां पर क्या की जाती है, बात की जाती है। ठीक है, बोला डिमांड इंक्रीज एज द प्राइस इंक्रीज, की जैसे ही कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है और उसके विपरीत ऊपर और नीचे दोनों की तरफ मूव होता है, और ये अपवर्ड स्लोप होता है, मतलब गिवन गुड इज एक्सेप्शन ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन ऑफ डिमांड ये क्या है, ये लॉ ऑफ डिमांड की क्या होती है बेटा, एक्सेप्शन होती है। अगला सवाल, प्राइस की इनकम को उतना ही रखा जाए तो आपकी बजट लाइन को क्या होगा। बजट लाइन आपकी औकात लाइन होती है, जितना आपके पास पैसा होता है जब आप उसको एक लाइन पे प्रेजेंट करते हो तो वो आप लोगों की कौन सी लाइन बन जाती है, ये आपकी बजट लाइन बन जाती है। इसके साथ जो आपका इंडिफरेंस कर्व, इसके साथ जो वाला इंडिफरेंस कर्व मैच हो जाता है, समझ आया, इसके साथ जो इंडिफरेंस कर्व मैच हो जाता है वहां पर आप लोगों का इक्विलिब्रियम होता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वहां पे मिलती है। ओके, इट विल रिमेन अनचेंज्ड। देखो ध्यान से सुनो, ये ऐसे ये है, ये आपकी बजट लाइन है, ठीक है। उसने बोला कि इनकम तो उतनी है, कंज्यूमर्स इनकम इज कांस्टेंट, मतलब पैसा उतना ही है, दोनों में ही चेंज हो गया है, तो इसका मतलब ये अनचेंज रहेगी। क्योंकि देखो अगर आप इसको बढ़ा देते हो या फिर आप इसको बढ़ा देते हो ऐसे करके, ठीक है, दोबारा बताता हूं, ऐसे अगर आप इसको ऐसे करते हो या फिर इसको ऐसे करते हो तो ये जो अनचेंज रहने वाला, मतलब चेंज तब होगा जब यहां पे बंदे की इनकम चेंज हो जाए, तब बजट लाइन में चेंज हो जाता है, या फिर एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज हो, समझ लो ना, या तो इस वाली कमोडिटी का प्राइस चेंज हो या फिर इसका चेंज हो। लेकिन उसने बोला दोनों में प्रोपोर्शनल चेंज हो गया, दोनों में इक्वल चेंज हो गया, तो डिमांड कर्व जो बजट लाइन है वहीं की वहीं पे रुक जाएगी, वहीं पे चेंज हो जाएगी, उसमें मतलब कांस्टेंट रहेगी, उसके अंदर आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखो व्हेन बोथ कमोडिटी प्राइस इंक्रीज प्रोपोर्शनली व्हाइल द कंज्यूमर इनकम रिमेन, द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ टू कमोडिटीज रिमेन द सेम। पता है ना, दो कंडीशन में आपकी बजट लाइन अपनी जगह से चेंज करेगी। पहली, अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज होगी, ध्यान से याद रखिएगा, अगर इनकम चेंज होगी तो भी बजट लाइन में चेंज आ जाएगा, और दूसरा अगर एक कमोडिटी में चेंज होता है तो भी चेंज हो जाएगी, और दूसरा अगर दोनों कमोडिटीज में चेंज हो भी रहा है फिर भी वो अनप्रोपोर्शनल हो, प्रोपोर्शनेट नहीं होना चाहिए। बराबर चेंज का मतलब जहां पे पहले थे अभी भी वहीं पे है, ठीक है, बराबर चेंज का मतलब जहां पे पहले थे अभी भी वहीं पे है। आगे बढ़ते हैं, डेड वेट लॉस को कौन सा फैक्टर कंट्रीब्यूट नहीं करता। डेड वेट लॉस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, जहां पर इक्विलिब्रियम से चीजें मूव कर जाती हैं। क्या करती है, जहां से चीजें इक्विलिब्रियम से मूव कर जाती, बेटा एक में चेंज, दोनों में चेंज हो रहा है तो अब शेप चेंज, यस, इसमें अब हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, उस लॉस से आप अपने आप को बचा सकते हो। एफिशिएंट एंड इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, तो परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर मोनोपोली की बात करें तो वहां पर आपको इस तरीके की सिचुएशंस देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा चलो ये बता दो, एक सेकंड, अप्लाई करवाइए डिमांड करो, ये वाला, ये उस सिचुएशन में है जहां पर मार्केट एफिशिएंट है। कई बार क्या होता है, मार्केट की जो एफिशिएंसी होती है वो खत्म होती है, तो मैं बोलूंगा कि एफिशिएंट नहीं है, इनएफिशिएंट है। तो उस केस में अगर मैं इसी को बना दूं तो हो सकता है इसकी शेप कुछ इस तरीके से बन जाए, समझ आया ना, कि पॉइंट तो ये होना चाहिए था, ऐसे पॉइंट ये वाला होना चाहिए था या ये वाला होना चाहिए था, लेकिन अब इतना डिफरेंस आ गया, तो किस वजह से आ गया, वो आ गया मार्केट की इनएफिशिएंसी की वजह से। किसकी वजह से हो गया, इनएफिशिएंसी की वजह से हो गया ये डेड वेट लॉस्ट। तो मार्केट अगर सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर रहे हो तो वहां पर आप लोगों को ये वाली चीजें अक्सर देखने को मिलती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखो बजट लाइन क्या होती है, सिचुएशन पूछी गई है, बजट लाइन क्या होती है, बजट लाइन ये होती है, इंडिफरेंस कर्व ये होता है, और ये पॉइंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर कंज्यूमर उतने ही पैसे खर्च सकता है जितने उसके पास है, जहां पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है, मिलती है नहीं मिलती, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है, इतने उसके पास पैसे हैं और ये वाला इंडिफरेंस जितने भी बनते हैं वो आपको सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपका इंडिफरेंस कर्व ये वाला और ये बजट लाइन ये बराबर हो जाते हैं, वहां पर आप लोगों को क्या मिलता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बन जाता है, वहां पर आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है, वहां पर आपको क्या मिलती है बेटा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। अगर आप यहां पे पढ़ते हो ना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या बताता है, द पॉइंट व्हिच द कंज्यूमर हैज ऑप्टिमाइज्ड देयर कंजम्पशन चॉइस टू मेक द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब एक ऐसा पॉइंट है, इस पॉइंट के बाहर आपको कुछ भी ना तो आपके फेवर में रहेगा, या तो ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, मैक्सिमम यही पॉइंट होगा, मैक्सिमम पॉइंट यही होगा। कंज्यूमर इस पॉइंट के लिए क्या करता है, एफर्ट्स करता है, कंज्यूमर को इस पॉइंट की क्या होती है, जरूरत होती है। अगला सवाल, प्रिजनर्स डायलेमा, ये आप लोगों के पेपर में इस बार पूछा गया है, वैसे आप लोगों ने शायद बीकॉम में पढ़ा होगा प्रिजनर्स डायलेमा, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन कि प्रिजनर्स डायलेमा क्या होता है। आराम से पढ़िए, एक नई टर्म है और 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। बताइए, आपके कमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं, मुझे नहीं दिख रहे हैं, एक सेकंड, मुझे नहीं दिख रहे हैं, अच्छा कमेंट्स आपके अभी आया, अभी दिख रहा है, ठीक है, अभी दिखाओ, स्टार्ट हो गए। तो देखिए
करेगा, दोनों बिट्रे करेगा। तो ये पॉसिबल सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। अब अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखना तो ये होता है, प्रिज्मा डायलेमा की पॉसिबल आउटकम्स आर टिपिकल बिट्रे वाले होते हैं ना, जैसे दुविधा में डाल देते हैं आप, बोथ एजेंट्स बिट्रे ईच अदर रिजल्टिंग इन मॉडरेट आउटकम फॉर बोथ बट नॉट द बेस्ट आउटकम। अगर दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं तो एक मॉडरेट आउटकम मिलेगा, लेकिन दोनों को फायदा नहीं होगा। बट वन एजेंट कोऑपरेट विद अदर बिट्रेस लीडिंग टू द कोऑपरेटिंग फेसिंग द वर्स्ट आउटकम। एक तो दूसरे का साथ देने की कोशिश कर रहा है, मतलब एक तो चाहता है कि मैं इसके साथ कोऑपरेट करूं, लेकिन दूसरा है वो उसको धोखा दे रहा है और उससे ज्यादा एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बेटा? बी और सी हो जाएगा, क्योंकि बाकी दोनों में कोऑपरेशन की बात की जा रही है। अगला सवाल, प्राइस सीलिंग बिलो द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये आपका पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू में पूछा गया था ये वाला सवाल। आज ना कुछ इंटरनेट का थोड़ा मुझे इशू लग रहा है, जिसकी वजह से ना क्लास थोड़ी स्ट्रक हो रही है। ये डिक्टो पीवाईक्यू में पूछा गया था और इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा, सी और डी। चलो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक होता है प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग, है जैसे मैक्सिमम दो चीजें पढ़ के आइए। देखिए एक तो सीलिंग है और एक फ्लोरिंग होता है, मतलब सीलिंग में जैसे मैक्सिमम प्राइस और फ्लोरिंग में मिनिमम प्राइस। तो यहां पर क्या किया जा रहा है? सीलिंग बिलो द इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे तो ब्लैक मार्केटिंग इसको काला बाजारी बोल देते हैं, कमोडिटी गलत भी बोल दिया जाता है, और शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी, मतलब उसको ब्लॉक करके रख देते हैं। तरीके से मतलब जो नॉर्मल मार्केट में प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो नहीं चलता है, लोग स्टोर करके रख रहे हैं, काला बाजारी करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखोगे जो टिकट्स की काला बाजारी है वो ज्यादा देखने को मिलती है। देखो ब्लैक मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ? सेलर में रिसोर्ट टू इलीगल और इनफॉर्मल मार्केट टू चेंज हायर प्राइस, क्योंकि बिलो द इक्विलिब्रियम चल रहा है तो पैसा पहले कम चल रहा है तो ज्यादा खरीदो की बात है। और कमोडिटी गलत क्या होता है? प्रोड्यूसर डिस्करेज फ्रॉम सप्लाइंग द कमोडिटी एट द कैप लीडिंग टू एक्सेस सप्लाई, और शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी का मतलब क्या हुआ? एट द कैप प्राइस क्रिएटिंग एक्सेस डिमांड एंड सप्लाई शॉर्टेज। तो सप्लाई को यहां पर शॉर्ट करने की कोशिश और यहां पर एक जगह पर बढ़ाने की, मतलब पॉइंट एक ही है, एक प्रोड्यूसर के पॉइंट से हो गया और एक जो कंज्यूमर उसके पॉइंट से हो गया, दोनों के पॉइंट से हो गया। प्रोड्यूसर के पॉइंट से हो गया। एक चीज प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, वैसे मैं कल की मैराथन में पढ़ा दूंगा, ये जो प्राइस सीलिंग और फ्लोरिंग है ना, ये दोनों पढ़ लीजिएगा प्लीज, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं परसों की मैराथन में आप लोगों को ये पढ़ा भी दूंगा, ठीक है। अगला सवाल, ओके, व्हाई द स्टडी ऑफ कंज्यूमर थ्योरी इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स। जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो कंज्यूमर थ्योरी को हम क्यों पढ़ते हैं, ये पूछा गया। गलत बोलते हैं बेटा ओवर सप्लाई को, याद रखिए। गलत का मतलब होता है, गलत का मतलब होता है ओवर सप्लाई। ओवर सप्लाई समझ लो ना, जितनी सप्लाई है उससे ज्यादा सप्लाई, ओवर सप्लाई। ओवर सप्लाई इसका उत्तर बताइए, ये तो बड़ा आराम से बन जाएगा। यस यस, बच्चों के ज्यादा आंसर सही आ रहे हैं। देखो टू अंडरस्टैंड हाउ कंज्यूमर एलोकेट देयर मनी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल प्रेफरेंस, मतलब कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करके हमें ये पता चल जाता है कि एक कंज्यूमर के हाथ में जो पैसा है, मतलब मेरी पॉकेट में जो पैसा है उसको मैं कहां पे लगाने वाला हूं। बिल्कुल, टू प्रेडिक्ट व्हाट प्रोडक्ट वेंडर विल सेल मोर इफेक्टिवली, टू एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ, टू डिटरमाइन ओवरऑल सप्लाई डिमांड एंड मार्केट। मुझे एक बात बताओ, ओवरऑल डिमांड और सप्लाई का कुछ लेना देना है। और दूसरा, अगर आप डी ऑप्शन को देखो तो ये वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहां तो ये इधर इसके साथ ही आ रही है और सिर्फ बी को आप ले सकते हो, क्योंकि ए को लेना जरूरी है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर आप लोगों को ऑप्शंस को कंसीडर करके आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है जी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा जिसमें आप लोगों को ऑप्शंस को भी कंसीडर करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही चीज को कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है और क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। स्टक हो गया क्या? एक सेकंड, आज पता नहीं क्यों यार, मुझे लगता है कल किसी की नजर लग गई, स्टक क्यों हो रहा है? चलेगा, इसका उत्तर दीजिए। तीन स्टेटमेंट्स हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इसके अंदर तीनों ही चीजें बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूछी गई हैं। यस सही है, देखो ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम गिवन बिलो। बायर्स चूज टू परचेज अ ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स सिंस दे कैन नाउ गेट मोर ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। द इनकम इफेक्ट कैन वर्क बोथ ऑन नॉर्मल एंड, देखो इंफीरियर के केस में नहीं होता। इंफीरियर के केस में इनकम इफेक्ट क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। नॉर्मली जो इनकम इफेक्ट होता है, इनकम इफेक्ट कैसे काम करता है? कहने का मतलब क्या होगा, अगर मेरी इनकम बढ़ जाती है तो मैं ज्यादा खरीदने लग जाता हूं, लेकिन इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि जब मेरी इनकम बढ़ती है ना तो पुरानी क्वांटिटी को मैं बेचना खरीदना काम कर देता हूं, उसके ऑपोजिट वो गुड्स जो नहीं होती मेरे काम की उनको छोड़ के दूसरी पे मूव कर जाता हूं। मैंने कल आपको बासमती चावल की एक एग्जांपल दी थी कि अगर मेरी इनकम 100 रुपए है और मैं देसी चावल खरीद रहा हूं, मेरी इनकम 500 हो जाए तो मैं उनकी क्वांटिटी को कम कर दूंगा। तो यहां पर इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, और जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है ये ऑल थ्री गुड्स पे काम करता है, ऑल गुड्स पे काम करता है, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो इंफीरियर हो, चाहे वो लग्जरी हो, सब गुड्स पे काम करता है, याद रखिए, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स निकाल के आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो पेपर में इसी तरीके से आता है। नॉर्मली बच्चे क्या यहां तक पढ़ते हैं, बोथ इधर तक, यहां तक तो सही था, अगर यहां तक स्टेटमेंट होती तो सही था, लेकिन इंफीरियर गुड्स ने क्या कर दिया, क्वेश्चन को बेटा रॉन्ग कर दिया। इंफीरियर को पढ़ा, आपका क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। देखो इनकम इफेक्ट की डेफिनेशन ये है, नहीं मैं आपकी बात समझ रहा हूं, समझने की कोशिश करो। आप नेगेटिव पॉजिटिव पे मत जाओ, इनकम इफेक्ट का मीनिंग समझो। इनकम इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि आपकी इनकम बढ़ गई, प्राइस के साथ रिलेशन देखा जा रहा है कि इनकम बढ़ रही है तो ऑब्वियसली बात है प्राइस उतना ही रहेगा, तो आप ज्यादा खरीदोगे, ठीक है जी। इस वजह से आप क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, क्वेश्चन की वर्डिंग को समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, कंज्यूमर प्रेफरेंस आर
कंसीडर मोनोटॉनिक। इफ कंज्यूमर की जो चॉइसेस है एक ही जैसी मानी जाएंगी, अगर वो क्या सिलेक्ट करेगा। प्राइस इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि देखो, प्राइस इफेक्ट का मतलब क्या होगा कि अगर किसी गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी कंजम्पशन कम होगी, और इनकम इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो उसकी कंजम्पशन भी बढ़ेगी। ऐसा ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है। थर्ड तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का था ना, तो मैंने बता दिया आपको। एक सेकंड, ये क्वेश्चन पढ़ने दो। द कंज्यूमर प्रेफरेंस मॉडल गिव ओनली व्हेन चूजिंग बिटवीन टू बंडल्स, द कंज्यूमर प्रेफरेंस द वन विद मोर ऑफ एटलीस्ट वन वुड एंड नो लेस ऑफ द अदर। ओके, स्टेटमेंट पढ़ने दो क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट लगा। ओके, एक सेकंड। कंज्यूमर प्रेफरेंस इज कंसीडर्ड मोनोटोनिक। एक रस, द कंज्यूमर ऑलवेज चूज बंडल विद मोर ऑफ एटलीस्ट वन क्वांटिटी एंड नो लेस ऑफ अदर। ओके, कंज्यूमर ऑलवेज चूज बंडल विद लेस ऑफ वन, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। दूसरा, कंज्यूमर चूज बंडल रैंडमली, रैंडमली भी नहीं होगा। कंज्यूमर ऑलवेज चूज बंडल विद इक्वल क्वांटिटी, इक्वल भी नहीं होगा। सही है, क्योंकि एक ही क्वांटिटी पे क्या कर रहे हो ज्यादा, मोर ऑफ वन क्वांटिटी एंड लेस ऑफ द अदर। नो लेस मतलब एक ही तरीके की दोनों क्वांटिटी को एक ही उसमें परचेज करो। सही है, एक ही होगा। ठीक है, मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, मुझे थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन हो गई थी, लेकिन ये स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। मतलब इतना ही खरीदा कि दूसरा कम ना हो जाए, तो मोनोटोनिक बन जाए। तो क्या बोलते हैं ना, हाँ, मोनोटोनिक एक ही तरीके की चॉइस है वो बन जाएगी। लिखा हुआ चूजिंग बिटवीन टू बंडल्स, द कंज्यूमर प्रेफर्स टू वन विद मोर ऑफ एटलीस्ट वन गुड एंड नॉट लेस देन अदर, कि कम से कम एक में दूसरी क्वांटिटी से ज्यादा हो। हाँ, एक ही होगा, मुझे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, कोई बात नहीं। ये वाला क्वेश्चन बहुत, देखो मैं आपको कुछ टॉपिक्स के नाम लिखता हूं। जैसे आप जो डिमांड पढ़ते हो ना, डिमांड, डिमांड में आता है ना कॉन्ट्रैक्शन और इंक्रीज, शिफ्ट। उसी तरीके से जो आप लोगों की बजट लाइन है, कौन सी बजट लाइन है बेटा, बजट लाइन में भी उसी तरीके से चेंज होता है। हमने कल भी एक क्वेश्चन किया था, आज एक क्वेश्चन है, और इस वजह से हम बजट लाइन को अच्छे से समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। बजट लाइन से क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब आपने कल इसका कुछ और आंसर बोले थे, मैं तो आपको पहले बोला था। देखो ध्यान से सुनो, ये कुछ इस तरीके से, अगर इसका प्राइस चेंज होगा तो अंदर की तरफ शिफ्ट होगी, ऐसे चाहे इस साइड की हो, अंदर की तरफ शिफ्ट होगी, क्योंकि कल बोला था प्रोपोर्शनली चेंज हो रहा था। इनवर्ड का मतलब क्या होगा बेटा, प्राइस ऑफ वन वुड इंक्रीज व्हाइल द इनकम रिमेन कांस्टेंट। प्राइस बढ़ गया है तो इनवर्ड ही शिफ्ट होगी, क्योंकि अब क्वांटिटी कम खरीद पाओगे। समझ रहे हो ना, पहले इतनी क्वांटिटी खरीद पा रहे थे, अब कम क्वांटिटी खरीद पाओगे, ये बोला। ठीक है, इनवर्ड देखो, शिफ्ट तो अपनी जगह से होगी ना, मूवमेंट होगी। आप देखो, समझने की कोशिश करो। देखो, वन इंक्रीज व्हाइल द इनकम रिमेन सेम, मतलब आपकी इनकम उतनी है लेकिन प्राइस कम हो गया, तो उसी इनकम में आप क्या कर सकोगे, जितनी पहले ज्यादा क्वांटिटी खरीद पा रहे थे अब कम क्वांटिटी खरीद पाओगे, बिकॉज़ कंज्यूमर नाउ कैन अफोर्ड टू बाय फ्यूअर यूनिट। समझ रहे हो ना, इनकम तो उतनी है लेकिन प्राइस बढ़ गया, इनकम उतनी है प्राइस बढ़ गया, तो ऑब्वियसली बात है आपकी जो पहले की कंजम्पशन थी वो ज्यादा हो गया, अभी की कंजम्पशन कम हो गया, तो क्वांटिटी कम हो गया है तो शिफ्ट भी अंदर की तरफ हो। ठीक है, मतलब एक समझने की कोशिश करो। शिफ्ट का मतलब यहां पे अगर आप इस चीज को रहने दो, मतलब चारों जगह पे शिफ्ट, ध्यान से समझ लो। आप मूवमेंट की बात करो, अगर मैं यहां पर शिफ्ट की जगह पर मूवमेंट भी लिख दूं, ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब चारों ऑप्शंस में शिफ्ट है, मैं बात समझ गया आप लोगों की, बहुत सारे क्वेश्चन को हमें उसके अकॉर्डिंग चलना। अब है चारों तरफ शिफ्ट शिफ्ट दो, देखो ये तो दोनों नहीं हो सकती, अब दोनों जगह पे शिफ्ट लिखा होगा, या मैं अगर एक जगह पे मूवमेंट लिखा होता, यहां पर मूव की बात कर देता तो मैं इसको कंसीडर कर देता, लेकिन क्योंकि अब हमें एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है और वो पार्शियली ट्रू है, अब वो पार्शियली ट्रू है, तो इस वजह से ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अरे बेटा स्टीपर ऐसे होती है, सॉरी स्टीपर ये वाली होती है, फ्लैपर ये वाली होती है, इस तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में करते हैं। ये आंसर सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा जब प्राइस कम हो जाएगा, जब प्राइस कम हो जाएगा तो क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। प्राइस, हाँ बिल्कुल। स्टैकरबर्ग मॉडल, जिसमें ये माना जाता है कि जो प्रोडक्शन का प्राइस मतलब फ्री में प्रोडक्शन, लेट मी चेक दिस क्वेश्चन, आप ऑप्शन 3 बोल रहे हैं, एक सेकंड। ठीक है, मूवमेंट बोल दो, शिफ्ट की जगह पे मूवमेंट लिख दो, कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने लिख दिया मूवमेंट। द रिमेन्स अनचेंज, अनचेंज तो नहीं होगी, बिकम स्टीपर, बजट लाइन बिकम स्टीपर। देखो ये आप लोगों की फ्लैटर होगी और ये स्टीपर होगी, तो मतलब ये वाला भी हो सकता है। मतलब अगर ये ऑप्शन के हिसाब से चलते तो ए और बी होता, ए और नहीं बी और डी, बी और डी, क्योंकि अगर ये इस तरीके से है ना, ये फ्लैटर है तो ये स्टीपर हो जाती है इस तरीके से, क्योंकि यहां पर ही अंदर की तरफ मूव हुआ है, यहां से ही अंदर की तरफ मूव हुआ है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन के हिसाब से चलते तो शायद हम इसको भी कंसीडर कर लेते। पार्शियली ट्रू है दोनों। मतलब इस क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने का पर्पस क्या था कि एक बार आप डिमांड के साथ साथ, ध्यान से सुनो बेटा, डिमांड के साथ साथ बजट लाइन की प्रॉपर्टीज को भी पढ़ लीजिए। समझ आए? इस क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने का पर्पस ये था कि हम डिमांड के तो सारे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, लेकिन हम जो ये वाला रहता है ना बजट लाइन है उसको नहीं पढ़ते। मुझे पता है जो शिफ्ट होता है वो इनकम के हिसाब से होता है बेटा, मुझे भी पता है। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि उस क्वेश्चन में दिक्कत है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप गलत हो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप गलत हो। शिफ्ट कब होता है जब इनकम में चेंज होता है, और मूवमेंट कब होता है जब प्राइस में चेंज होता है। इस वजह से मैं बोल नहीं, मैं तो आपकी बात के साथ एग्री कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि उस क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सिर्फ ये बोला कि आप एक बार उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ लीजिए, दैट्स इट। कोई यहां पर मैं वो कोई आर्ग्यू नहीं कर रहा हूं, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। डोमिनेंट फर्म होती है, ऑब्वियसली बात है, जो सभी ये आपके ओलिगोपोली के 4 से 5 मॉडल है, हर मॉडल की 2 से 3 प्रॉपर्टीज है। ठीक है, चाहे मैंने आपको पिछले बैच में पढ़ाया भी होगा, मतलब जब भी मैं पहले पढ़ाता था इसको, तो उसके अंदर ये जो स्टैकरबर्ग मॉडल है हैज द एडवांटेज ऑफ सेटिंग इट्स प्राइस एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ फॉलोअर फर्म, जो कि दूसरे को फॉलो करती है। डोमिनेट, क्योंकि ओलिगोपोली में कांसेप्ट कौन सा चलता है, ओलिगोपोली में कांसेप्ट कौन सा चलता है, प्राइस फॉलोअर। क्या कर रहे हैं, एक अगर एक डोमिनेंट फर्म है मार्केट में तो दूसरी फर्म उसको क्या करते हैं, उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, दे ट्राई टू फॉलो, उसको क्या करने की कोशिश करते हैं, उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू फॉलो द फर्म। ठीक है, इस वजह से अगर आप यहां पे देखते हो व्हिच इंपैक्ट द फॉलोअर फर्म डिसीजन, उसके डिसीजन, उसका प्राइस ज्यादा है तो अपने प्राइस को बढ़ा देंगे, प्राइस कम है तो अपने प्राइस को कम कर देंगे, इस तरीके से। ये मॉडल एक बार पढ़ के जाइएगा प्लीज, 4-5 ही मॉडल है, इन मॉडल्स को एक बार रीडिंग लास्ट मोमेंट पे रीडिंग देके जाइएगा और इनकी प्रॉपर्टीज को माइंड में रखिएगा। अच्छा ये तो आसान है। प्राइस इलास्टिक प्रोडक्ट, प्राइस इलास्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा कि अगर प्राइस को चेंज किया तो इलास्टिसिटी है वो बहुत हो जाएगी।
डोमिनेंट फर्म का मतलब जो मेन फर्म है मार्केट में, जो फर्म मेन फर्म है, ऐसी। लीडर फॉलो रिलेशनशिप। सर मुझे आपका कोर्स सही नहीं लग रहा। क्यों सही नहीं लग रहा भाई, बताओ तो क्या दिक्कत है? ठीक है, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपका रिफंड करके आपकी आईडी बंद कर दूंगा, ठीक है? और मैं नहीं चाहता कि आपके पैसे वेस्ट हो। आप ही नहीं पढ़े हो, आप ही, आपको ही कुछ पढ़ा हुआ कंटेंट नहीं है तो और क्या होगा बताओ? उसके बाद में आपको इंक्रीजिंग द प्राइस, डिक्रीजिंग द क्वांटिटी डिमांड, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि इलास्टिक है, मतलब फर्क पड़ेगा। अगर एक चीज बढ़ेगी तो इलास्टिक का मतलब ये हो रहा है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम होगी, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम होगी। तो इंक्रीजिंग द प्राइस इलास्टिक प्रोडक्ट विल लीड टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, क्योंकि इलास्टिक है ऑलरेडी और प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, किसी को इस बात में दिक्कत? ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, कर दीजिएगा। देखो मेरा बहुत बड़ा दिल है, कोई दिक्कत नहीं, 100 रुपए ज्यादा दूंगा, ठीक है? किताब खरीद लेना को पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए। अगला सवाल पढ़िए। जे कर्व थ्योरी आपका पेपर में पिछले साल इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है? मतलब था इकोनॉमिक्स में जो कांसेप्ट है ये वाला अभी पेपर में आया इस बार। बातें बंद कर दीजिए, जिसको नहीं पढ़ना कोई बात नहीं बेटा, आप पढ़ लीजिए, जिसको फायदा हो रहा है वो पढ़ते रहिए, बस बातें बंद, टॉपिक पे रहिए। जे कर्व थ्योरी, देखो इसका फायदा ये हो जाएगा कि आप बहाने से जे कर्व थ्योरी को एक बार गो थ्रू हो जाओगे। वैसे ज्यादातर बच्चों को पता है द ग्रेट डेफिसिट इनिशियली वर्सन आफ्टर करेंसी डेप्रिसिएशन बिफोर इंप्रूविंग, मतलब क्या होता है? जे का मतलब ये हुआ, समझो ना, ये जे का मतलब क्या हुआ कि ऊपर जाने से ट्रेड डेफिसिट इनिशियली वर्सन आफ्टर करेंसी डेप्रिसिएशन बिफोर इंप्रूविंग, समझो ना? ये यहां तक आने से पहले ये यहां पे ऐसे होगा, समझो ना? ये वाली चीज मतलब इंप्रूव करने से पहले तेरे कुछ शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा नीचे गिरता है, फिर उसके बाद ऊपर उठता है, मतलब बिल्कुल नीचे चले जाना, यहां पे चले जाना, उसके बाद फिर यहां पर एक इंप्रूवमेंट लेना, बिल्कुल नीचे चले जाना, उसके बाद एक इंप्रूवमेंट लेना कि हां यार अब एक इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है, बिल्कुल नीचे से जाके ऊपर की तरफ। ये वाला द जे कर्व थ्योरी सजेस्ट दैट आफ्टर करेंसी डेप्रिसिएशन द ट्रेड डेफिसिट इनिशियली वर्सन बिफोर इंप्रूविंग, समझ आया? याद आएगा? जे को याद रखिए, देखो नीचे गिर रहा है उसके बाद ऊपर उठ रहा है, नीचे गिर रहा है उसके बाद क्या कर रहा है, ऊपर उठ रहा है, इस वजह से। दिस इज बिकॉज़ द प्राइस ऑफ इंपोर्ट राइज बिफोर द क्वांटिटी कैन एडजस्ट टू न्यू एक्सचेंज लीडिंग टू टेम्परेरी वर्सल द ट्रेड डेफिसिट, मतलब वो एडजस्टमेंट करने से पहले ना, वो मार्केट में बैलेंस करने से पहले चीजें एक बार खराब होगी, उसके बाद वो जाके एडजस्ट होगा, इस वजह से। ठीक है, इस तरीके से यहां पे ऐसे एडजस्ट होने के, ऑटोमेटिक एडजस्ट होने के लिए सबसे पहले नीचे जाएगा। तो दो चीजें होगी आप लोगों के लिए, एक मैंने आपको आज बोला कि प्राइस फ्लोरिंग और प्राइस सीलिंग पढ़िएगा और जे थ्योरी भी लिख लीजिएगा, ठीक है? वैसे मैं मैराथन में लेके आऊंगा ये टॉपिक, फिर भी एक बार जरूर से गो थ्रू हो जाइएगा, क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। मेरी बातों को इग्नोर मत कीजिए, जो मैं बता रहा हूं, ठीक है? अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं बेटा, तो इनको जरूर से पढ़िए। जे वाली ये वाला यहां पे, मतलब वो इंप्रूव होने से पहले क्या होना है, नीचे जाना है, एक बार बॉटम से उठना है, समझ रहे हो ना? बॉटम से देखो, लॉन्ग रन आर ऑलवेज यू शेप, अनलाइक द शॉर्ट रन, कैसा ऑलवेज नहीं होता है, तो एल शेप में भी आता है, क्योंकि शॉर्ट रन में भी यू शेप ही आती है। लॉन्ग रन बिहेवियर ऑफ इंडस्ट्री सोली डिटरमाइंड बाय द बिहेवियर ऑफ फर्म विद इन इट नहीं होता है, और लॉन्ग टर्म थ्योरी डज नॉट कंसीडर कॉस्ट कर्व, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो लॉन्ग रन होती है उसमें आप लोग अगर देखते हो ना तो कुछ ये वाला कॉम्बिनेशन बनता है। अगर आप ध्यान से देखते हो ना तो ये वाला कॉम्बिनेशन बनता है ना, जो आप ये वाला बनाते हो शॉर्ट रन से मिला के बनते हो, तो कहां पर आपको एक फर्म एक कर्व की स्टडी करनी पड़ी है, कहां पर आपको उनके सारे वो कॉम्बिनेशंस, वो सारी चीजें को मिला के बने, मतलब डिसाइड करिए। और दूसरा, अगर आप लोग एक चीज इसके अंदर और पढ़ो, वो शॉर्ट रन में नहीं होता, लॉन्ग रन में होता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि जैसे ये आप लोगों की लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, तो इस पे दोनों चीजों का असर पड़ता है, इकोनॉमीज का भी और डिसइकोनॉमीज स्केल का। बताया था पहले कैसे क्वेश्चन आया था, इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्लस डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। और इसमें लिख लीजिए, जब इंटरनल इकोनॉमीज होती है, प्लीज नोट डाउन कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। जब इंटरनल इकोनॉमीज या डिसइकोनॉमीज होती हैं तो ये सेम डिमांड इस पे शेप पे क्या होता रहता है, मूव होता रहता है। लेकिन जब एक्सटर्नल इकोनॉमीज होती है ना, डिसइकोनॉमीज, इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज होता है, तो बेटा ये ना अपनी जगह चेंज कर लेती है। क्या कर लेती है? जगह चेंज। तो यहां नीचे चली गई है तो इकोनॉमीज मतलब एक्सटर्नल, और ऊपर चली गई तो डिसइकोनॉमीज मतलब एक्सटर्नल। ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है? ये बात हां बिल्कुल सही था। तो लॉन्ग रन में ये वाला इफेक्ट होता है। नेक्स्ट, डायमंड वाटर पैराडॉक्स, आप लोगों ने देखा होगा डायमंड वाटर पैराडॉक्स, जून 2023 में क्वेश्चन आया से, जून 2023 में डायमंड वाटर पैराडॉक्स। डायमंड वाटर पैराडॉक्स, ओके लेट्स सी। ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सही आंसर देखिए, डायमंड वाटर पैराडॉक्स में आप लोगों ने देखा होगा कि जो चीज जितनी क्वांटिटी में होती है, चाहे वो कितनी भी जरूरी हो, उसका प्राइस हमेशा कम होता है। लेकिन जो चीज जितनी कम होती है, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो या ना, उसका प्राइस हमेशा ज्यादा होता है। इसमें वाटर पैराडॉक्स का मतलब ये हुआ कि डायमंड हाउस की जिंदगी में हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन वो इतनी कम क्वांटिटी में, इस वजह से लोग उसके लिए ज्यादा पैसा देते हैं। क्लासिकल इकोनॉमिक असम्पशन दैट प्राइस आर सोली डिटरमाइंड बाय द यूटिलिटी ऑफ गुड्स, बिकॉज़ क्लासिकल इकोनॉमिक्स को चैलेंज करते हैं। पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू डेमोंस्ट्रेट द मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर्स बियॉन्ड द यूटिलिटी, स्केर्सिटी एंड कंजर्वेटिव। समझ रहे हो ना? जो क्लासिकल थे वो ये बोलते थे कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस है वो उसकी यूटिलिटी के हिसाब से होगा, उसकी यूटिलिटी के हिसाब से होगा। लेकिन
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसमें सिर्फ एक वर्ड है जो आपके क्वेश्चन को सही या गलत करवा देगा। एक वर्ड अगर आपको दिख गया तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, और अगर नहीं दिखा तो नहीं बनेगा। यस, मुझे पता है काफी बच्चों को वर्ड मिल गया होगा, कुछ लोगों को नहीं मिला होगा। देखो पहला तो सिंपल बनाया हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडरस्टैंडिंग द कॉज, टाइप और कॉन्सिक्वेंसेस, लेकिन यहां पर सब कुछ सही था, लेकिन उसने ना एक वर्ड चेंज कर दिया। यहां पर असल में मैक्रो इकोनॉमिक्स होना चाहिए था, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स, जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, ये माइक्रो का कंसेप्ट नहीं है, ये मैक्रो का, ये पूरी इकोनॉमी का चक्कर है। इसमें एक उससे कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है? अगर एक ही उसे, क्योंकि विद इन द डोमेन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ डील करती है, ना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। किसके साथ डील करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ, ठीक है बेटा? बहुत बढ़िया। अगला सवाल, ये स्टेटमेंट किस कमोडिटी को एक्सप्लेन करती है? सिगरेट को, सोप को, आइसक्रीम को या साल्ट को? ये तो बन ही जाएगा वैसे, ये तो आता होगा, ये तो बना लोगे। यस, अब इसमें सिंपल है, ये साल्ट की बात हो रही है, क्योंकि साल्ट का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, पहली बात। और ये बेसिकली नेसेसिटी है। देखो सिगरेट, सोप और आइसक्रीम नेसेसिटी, इस वर्ड से ही निकाल सकते थे। सिगरेट नहीं पियोगे तो भी चलेगा, साबुन, सोप है, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स भी हैं, और आइसक्रीम है। और इसमें से सॉल्ट ही एक ऐसी चीज है जिसके बिना हमारा गुजारा नहीं है। हमारे घर के खाने में हर चीज में किसकी जरूरत है? वो सॉल्ट की पड़ती है, क्योंकि उसके बिना कुकिंग पॉसिबल। समझ लो ना, फिट्स द डिस्क्रिप्शन बिकॉज़ इट इज अ बेसिक नेसेसिटी इन कुकिंग। तो ये बेसिक नेसेसिटी है जब हम बात करते हैं इसकी, कुकिंग। व्हेन वी टॉक अबाउट कुकिंग, जब हम बात करते हैं कुकिंग की, तो उस केस में ये बेसिक नेसेसिटी रहता है, ठीक है? अगला सवाल, गेम थ्योरी, नैश इक्विलिब्रियम क्या होता है? ये मैंने आपको पिछले साल मतलब हर बार मैं आपको पढ़ाया कि नैश इक्विलिब्रियम पढ़ना 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 पढ़ना, उसी से ये क्वेश्चन है। सिगरेट ऐसे बेटा किसी कैटेगरी में नहीं आएगी, लेकिन वो जैसे प्रोडक्ट्स में देखोगे तो कन्वीनियंस में चले जाते हैं, या फिर जो हैबिचुअल लोग हैं, वो तो यूटिलिटी वाले कंसेप्ट में हम सिगरेट के बारे में डिस्कस करते हैं। जब हम सिगरेट के बारे में डिस्कस करते हैं तो वो तो यूटिलिटी वाले प्रोडक्ट में। सॉल्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ना बेटा, फ्यू का मतलब कि कोई सब्स्टिट्यूट है ही, फ्यू थोड़ी लिखा होगा, लिखा होगा एक सेकंड, फ्यू सब्स्टिट्यूट एंड लेस रिस्पांसिव टू चेंज इन प्राइस, ये लिखा होगा, मतलब एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दी हुई है, स्पेसिफाई नहीं किया होगा, इस वजह से। नैश इक्विलिब्रियम क्या होता है? यस, मैंने आपको पढ़ाया भी था। नैश इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि हर किसी को मौका मिल रहा है, अ सिचुएशन वेयर ऑल प्लेयर्स चूज देयर बेस्ट गिवन द चॉइसेस ऑफ अदर्स। मतलब क्या करना है? अपने बेस्ट ऑप्शन को क्या करना है? सिलेक्ट करना है गिवन द चॉइसेस ऑफ अदर्स। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन लिखी हुई है, तो ये मालूम होना चाहिए। नैश इक्विलिब्रियम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, इससे नैश इक्विलिब्रियम से, नैश इक्विलिब्रियम से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे गए, ठीक है? अगर यहां पे पढ़ते हो ना, इट इज अ सेल्फ रीइंफोर्सिंग सिचुएशन वेयर नो प्लेयर कैन इंप्रूव द आउटकम बाय चेंजिंग देयर स्ट्रेटजी यूनिलेटरली। तो ये बाइलेटरली ही चलता है, दूसरे ऑप्शंस को मतलब लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा, आप खुद से कुछ नहीं कर सकते, आपको दूसरों को भी कंसीडर करना पड़ेगा, तभी आप कुछ सिलेक्ट कर सकते हो। अगला सवाल, इकोनॉमिक्स के स्कोप के बारे में पूछा गया। इकोनॉमी ऑफ स्कोप मैंने आपको बताया था, कल भी पढ़ाया था, कि जब हम एक ही तरीके के इनपुट से काफी सारे प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हैं, मतलब प्रोडक्ट हमारे पास इनपुट एक ही है, लेकिन उससे आप 3 4 5 अलग-अलग प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हो, तो उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोला जाता है। व्हाट वी कॉल इट इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या बोलते हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। वो 8 से 10 वाली, फिर 1 से 2 बजे के बीच में खानी, तो 1 बजे नीचे आ जाइए खा के। बताइए, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं। लेट्स सी बी, एक सेकंड पढ़ते हैं। इकोनॉमी ऑफ स्कोप रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर प्रोडक्शन ऑफ वन वुड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अदर रिलेटेड गुड्स। ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि दूसरे की कॉस्ट इस वजह से कम हो जाएगी क्योंकि वही रॉ मटेरियल वहां पर यूज हो जाएगा। इकोनॉमी ऑफ स्कोप वेयर फर्म मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव टू प्रोड्यूस बाय वैरायटी। इकोनॉमी ऑफ स्कोप दैट प्रोड्यूसिंग अ डाइवर्स रेंज ऑफ अनरिलेटेड गुड्स कैन लीड टू सिंगल। ये अनरिलेटेड नहीं होना चाहिए था। ये देखो, एक एक वर्ड से आपका पूरा सवाल चेंज हो रहा है, समझ पा रहे हो बेटा? एक एक वर्ड से आपके पूरे के पूरे सवाल में क्या हो रहा है, फर्क आ रहा है। अनरिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड की बात की जा रही है। अनरिलेटेड से नहीं होगा, रिलेटेड से होगा, क्योंकि मतलब आप दूध से क्या मतलब, दूध से वही प्रोडक्ट बनाओगे ना जिसमें दूध का इस्तेमाल होता है, दूध से वही प्रोडक्ट बनाओगे आप। अब दूध से कोई ऐसा प्रोडक्ट जो बनता ही नहीं है उसमें उसको कैसे इस्तेमाल करोगे? इस वजह से यहां पर अनरिलेटेड। ओके, चल गया, सॉरी स्टक हो गया था। इससे अगला क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ गुड इज बिलो इक्विलिब्रियम, बोल रहा है कि अगर यदि किसी वस्तु की कीमत संतुलन कीमत से कम होती है, मतलब अगर इक्विलिब्रियम है, ये वाला पॉइंट अगर हमारा इक्विलिब्रियम और प्राइस उससे कम है, समझ रहे हो? अगर ये इक्विलिब्रियम है, असल में प्राइस ये होना चाहिए था, लेकिन प्राइस ये है, तो उससे क्या होगा? ये बताना है।
ज्यादातर बच्चे सही बोल रहे हैं क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम से नीचे चल रहा है, देखो ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया कि प्राइस ये होना चाहिए था, तो ये है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ये शॉर्ट चल रहा है, तो इसको कवर करने के लिए प्राइस को क्या करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। ये शॉर्ट है ना, मतलब यहां पर ये वाला होना ये चाहिए था लेकिन उससे कम है, तो ये शॉर्ट चल रहा है, शॉर्टेज चल रही है, तो मार्केट में शॉर्टेज चल रही है, इस वजह से प्राइस कम है और आने वाले समय में पूरी एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस बढ़ेगा क्योंकि मार्केट में जितनी भी चीजें होती हैं वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाती है, तो उनका बैलेंस होने के लिए ये होगा। ठीक है, देखो, when the price of good is below the equilibrium it create excess demand shortage in the market as consumer want more of goods that price is in available, क्योंकि प्राइस कम है तो एक्सेस शॉर्टेज हो जाएगी, तो एलिमेंट का सेलर्स में रेज द प्राइस टू रीच द इक्विलिब्रियम वेयर सप्लाई इक्वल डिमांड। समझ रहे हो ना, कल भी इसी तरीके का पॉइंट पढ़ा था, याद है आप लोगों को? एक्सेस की तरह जा सकते हैं, यहां पर एक नेगेटिव सेंस, मतलब हमें लगता है एक्सेस का मतलब ज्यादा है, ऐसा नहीं है, एक्सेस का मतलब ज्यादा जा सकते हैं, इतने ऑप्शन है अभी, ऐसा बोला था। एक्सेस सप्लाई के बारे में पढ़ा था, ये तो आसान। If consumer believes that there are numerous close substitute for a particular product, अगर कंज्यूमर को पता है कि कोई एक प्रोडक्ट है उसके बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, मतलब उसके कई करीबी विकल्प हैं, तो कंज्यूमर क्या सोचेगा? हाँ, एक्सेस कैपेसिटी पढ़ा था कल, हमने क्या पढ़ा था? एक्सेस कैपेसिटी, कि अभी आप नीचे काम कर रहे हो लेकिन अभी आपके पास कैपेसिटी है उस चीज को बढ़ाने की। हमने कल किसी ने क्वेश्चन में पूछा था, तब मैंने एक्सप्लेन भी किया था। ये आसान है, ये बेसिक एप्लीकेशन है आपकी, दिस इज बेसिक एप्लीकेशन, सब बच्चे सही बोल रहे हैं। डिमांड फॉर इट विल बी प्राइस इलास्टिक, क्योंकि जितने सब्स्टिट्यूट है आप किसी पे मूव करोगे, इससे प्राइस बढ़ा के तो दूसरे पे मूव कर दोगे, इससे बढ़ा के तो इस पे मूव कर जाओगे ना। चाय और कॉफी का मैंने आपको बताया था कि अगर प्राइस इलास्टिक का मतलब क्या होगा, थोड़ा सा प्राइस चेंज किया तो लोग मूव कर जाएंगे, एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे क्या कर जाएंगे, इजीली मूव कर जाएंगे, एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे मूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी। इलास्टिक का मतलब ये होता है, पता है? स्विचिंग टू दो सब्स्टिट्यूट, मतलब प्रतिक्रियाशील होने की अधिक संभावना रखते हैं एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट, क्योंकि अरे देखो इन इलास्टिक तो तभी होगी, जैसे देखो एक ही प्रोडक्ट है मार्केट में, एक ही सेलर है, अब उसकी प्राइस इलास्टिसिटी है वो इन इलास्टिक होगी। क्यों? क्योंकि वो प्राइस जितना मर्जी चार्ज कर ले वो प्रोडक्ट आपको चाहिए। जैसे मेडिसिन है, अब आपको सपोज करो मेडिसिन खाते हैं घर पे खाता है, उसका प्राइस 10 रुपए है, तो अगर 20 रुपए भी हो जाए ना तो भी आपको दवाई तो चाहिए ही ना, तो उसके लिए आपको पैसा देना ही पड़ेगा। वो केस हो जाता है बेटा इन इलास्टिक का। लेकिन ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है इलास्टिक की। ये किसकी बात हो रही है? ये इलास्टिक की बात हो रही है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है। दो पूरे उत्पादों के बीच में मां की जो लोचना है उससे क्या होता है, मतलब जो क्रॉस इलास्टिसिटी है दो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, सीएन करके मैं आपको एक तरीका बताया था, सीएन बस है ना, एसपीसीएन, मतलब सब्स्टिट्यूट में पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड होती है और कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड होती है। मैंने आपको एक तरीका बताया था चीजों को याद करने का, अगर आपको याद हो तो बेटा। मतलब प्रोडक्ट ऑफ वन, मतलब अगर कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर जैसे कार और डीजल है, तो अगर कार का प्राइस बढ़ जाएगा ना तो जो डीजल की डिमांड है या पेट्रोल की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ये बिल्कुल बेसिक एप्लीकेशन थी, दिस इज द बेसिक एप्लीकेशन क्वेश्चन, बेसिक एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन था। कॉम्प्लीमेंटरी प्रोडक्ट्स आर दोस हु आर टिपिकली कंज्यूम्ड टुगेदर, मतलब जिनको एक आमतौर पर एक साथ उपभोग किया जाता है, जिनको हम एक समय पे एक साथ ही इस्तेमाल करते हैं। पेन और इंक बोल देते हैं ये वाला। अच्छा, यहाँ पर दो इफेक्ट है, एक बैंडवैगन इफेक्ट की बात हो रही है बेटा, एक स्नॉब इफेक्ट की बात हो रही है, दो अलग अलग इफेक्ट्स की यहाँ पर बात हो रही है। आपने बताना है क्या मीनिंग होगा इसका, असर्शन और रीजन है। अब ये भी उसी तरीके का सवाल है जो मैंने आप लोगों को पहले समझाया था। असर्शन इज फॉल्स है, क्योंकि देखो डिफरेंट एंड एक्सक्लूसिव, ये तो ऊपर कुछ और लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर बैंडवैगन लिखा हुआ है। बैंडवैगन का मतलब तो भेड़चाल होता है ना, तो ऊपर वो ऑपोजिट लिखा है, ऊपर तो वो कुछ और लिखा है, ऊपर तो वो क्या लिखा है, ऊपर तो लिखा है डिफरेंट और एक्सक्लूसिव, कम करने की बात है। स्नॉब इफेक्ट इज इंडिविजुअल सीक्वेंट डिस्टिंग्विश, मतलब समझ रहे हैं, ये दोनों ही डेफिनेशन इसमें किसकी लिखी हुई है, स्नॉब की लिखी हुई है। ये वाली डेफिनेशन में स्नॉब इफेक्ट की, स्नॉब इफेक्ट में क्या बताया था, शेरचाल, मतलब आप वो काम नहीं करते हो जिसको सब कर रहे हैं, और भेड़चाल का मतलब आप वो काम कर रहे हो जिसको सब कर रहे हैं, तो फर्क होता है। तो स्नॉब इफेक्ट और बैंडवैगन इफेक्ट ये दोनों ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम यूटिलिटी की बात करते हैं। When we talk about the utility of product, हम प्रोडक्ट की यूटिलिटी की बात करते हैं, इस वजह से। तो ये इस वजह से गलत हो गया, क्यों? क्योंकि बैंडवैगन का मतलब भेड़चाल है, लेकिन स्नॉब इफेक्ट का मतलब आप वो प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे जिसको सब लोग खरीद रहे हैं, आप दुनिया से कुछ अलग करने की बात करोगे। बता रहा हूं ना बेटा, बैंडवैगन का मतलब भेड़चाल, सब खरीद रहे हैं तो आप ही खरीदोगे, और स्नॉब इफेक्ट का मतलब शेरचाल, मतलब आप वो कर रहे हो जो कोई नहीं कर रहा, या जो सब कर रहे हैं आप वो नहीं कर रहे, ऐसा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मूवमेंट अलोंग का डिमांड कर, देखो ये वो वाला क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि मूवमेंट और शिफ्ट से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो फिर वो शिफ्ट हो जाती है। यही मैं आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था बेटा कि चाहे वो डिमांड से रिलेटेड हो, डिमांड से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो डिमांड से तो रिलेटेड है, चाहे वो बजट लाइन से रिलेटेड हो, ये दोनों ही बहुत पूछे जा रहे हैं। बजट लाइन के कांसेप्ट को भी आप मिस नहीं कर सकते, डिमांड के कांसेप्ट को भी आप मिस नहीं करते। सिर्फ ये अगर चेंज शिफ्ट होगी तो फिर बाकी सब चीजों की वजह से होगी, लेकिन मूव होगी तो वो प्राइस की वजह से होती है। मूवमेंट होती है वो हमेशा प्राइस की वजह से होती है, फिर वो कंट्रैक्शन और क्या होता है, कंट्रैक्शन और या तो बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा। अर्थशास्त्र में जब सीमांत लागत सीमांत राजस्व से अधिक हो जाती है तो इसके बारे में क्या सच होने की संभावना है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, MC is more than MR, MC is more than MR, marginal cost is more than marginal revenue। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़े आराम से बन जाना चाहिए।
यस सही है। ऑब्वियसली बात है बेटा कि फर्म इस टाइम पे क्या कर रही है, लॉस है। देखो ये वो वाला पॉइंट हो गया जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट हो गया, ये वाला हो गया, ये वो वाला पॉइंट हो गया मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट, और ये वाला क्या हो गया मार्जिनल कॉस्ट हो गया मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा। मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन मार्जिनल रेवेन्यू, क्योंकि मतलब आप कॉस्ट रेवेन्यू से कॉस्ट मतलब खर्चा बढ़ गया, आप लोगों का एडिशनल खर्चा बढ़ गया, लेकिन एडिशनल रेवेन्यू आप जनरेट नहीं कर पाए। तो इस केस में फर्म को क्या होता है, लॉस फॉर द फर्म, इट ऑलवेज लीड टू द लॉस। हमेशा इससे फर्म को क्या होता है बेटा, लॉस होता है। अगला सवाल, इकोनॉमिक्स का कौन सा प्रिंसिपल है जो लॉ ऑफ डिमांड की शेप को डिसाइड करता है? कौन सा ऐसा लॉ है जो लॉ ऑफ डिमांड की शेप को डिसाइड करता है? डी। मोस्टली स्टूडेंट का आंसर सही है। ज्यादातर लॉ इसी पे डिपेंड करते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसमें पढ़ते हैं कि आप लॉ ऑफ डिमांड को डिसाइड करते हैं कि जो पहली यूनिट है उससे मिलकर यूटिलिटी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन दूसरे वाले में जाओगे तो कम होगी, तीसरे वाले में जाओगे उससे कम होगी, चौथे वाले में जाओगे उससे कम हो जाएगी। ये हमने कांसेप्ट कल भी पढ़ा था, है? ये कांसेप्ट हमने कल भी पढ़ा था कि क्यों मार्जिनल यूटिलिटी है वो लगातार रिड्यूस होती रहती है। और मैंने आपको ये बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी का नेचर क्या है, ये बेटा पॉजिटिव भी हो सकती है, ये जीरो भी हो सकती है, और ये नेगेटिव भी हो सकती है। एक तो ये बताया था, और दूसरा जो टोटल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी है वो जीरो भी नहीं हो सकती और नेगेटिव भी नहीं हो सकती, ठीक है? क्योंकि प्राइस कभी नेगेटिव और जीरो नहीं होता, प्राइस ना तो कभी नेगेटिव होता है और ना ही कभी जीरो होता है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि क्योंकि जितना ज्यादा खरीदोगे उतनी उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कम होती जाएगी। अगला बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बताया, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है उस टाइम पे टोटल यूटिलिटी क्या हो जाती है बेटा, मैक्सिमम हो जाती है। क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। एट दिस पॉइंट टोटल इज टिपिकल, ये देखो ये यहां पे मैंने पढ़ा था, आगे ये देखो लोएस्ट नहीं होता, हाईएस्ट होता है। देखो छोटे छोटे एक एक लाइन के एक एक पॉइंट से कैसे चीजें चेंज हो रही हैं, समझ रहे हो? कैसे एक वर्ड से, जो एक वर्ड है उससे पूरी की पूरी चीजें क्या हो जाती हैं, चेंज हो रही हैं। एक सिंपल वर्ड को पढ़ोगे तो पूरा का पूरा कांसेप्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बता दो, लिखा है टिपिकल एट इट्स हाईएस्ट, हाईएस्ट हो जाती है मतलब मैक्सिमम होती है, कम नहीं होती है। मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाती है, कम नहीं होती है। अगला सवाल, What primarily restricts a consumer spending choice and consumption level? कौन सी चीज है जो आपको बहुत सारा पैसा खर्चने से रोक देती है? Is your budget constraint? मैंने बताया था ना, जैसे आप ये बजट लाइन है, ये जो आपकी बजट लाइन है ना, इससे बाहर नहीं जा सकते आप, मतलब बाहर जा नहीं सकते, क्योंकि ये बजट लाइन इसको मैं औकात लाइन बोलता हूं ज्यादा। मतलब इतनी ही औकात है। अगर तुम्हारे पास 100 रुपए है तो भैया तुम 1000 के सपने कैसे देख सकते हो? रीच तुम्हारी राखी संबंध तक है तो शिल्पा शेट्टी के सपने कहां से देख सकते हो? वही चीज है कि वो चीज आप लोगों की कंजम्पशन लेवल को, आपकी स्पेंडिंग चॉइसेस को रिस्ट्रिक्ट कर दे रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो आपका बजट है वो कंस्ट्रेंट में आ गया है, वहां पर चीजें उससे बाहर जा नहीं सकती। आपकी इनकम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, उससे बाहर किसी भी तरीके से आप नहीं जा सकते। बता दो, वो मैक्सिमम लिमिट है, वो आपकी मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा तुम्हारे पास है ही नहीं। जब है ही नहीं तो खर्चोगे कैसे? समझ रहे हो ना? जब तुम्हारे पास है ही नहीं बेटा तो खर्च कहां से दोगे? है नहीं, इस वजह से खर्च नहीं सकते। अगर मार्जिनल डाल देंगे अंदर दो मैराथन लेकर रिकॉर्ड बनाते हैं एक, यस ये सही है, ज्यादा खर्च होगा, क्योंकि इसके साथ उतनी रिलेशन तो क्या रहता है, इंक्रीज रहता है। जब ये डिक्रीज होती है तभी ये इंक्रीज होती है, लेकिन कम रेट पे होती है। लेकिन जब ये नेगेटिव होती है ना तब ये नीचे गिरती है। समझ रहे हो? मार्जिनल यूटिलिटी ऐसे होती है, ये जब नेगेटिव होती है ना यहां पे, फिर ये यहां पे आके ऐसे गिरने शुरू हो जाती है, इस तरीके का। अब ये क्या हो जाती है तब ये नीचे गिरना शुरू हो जाती है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और दोनों में संबंध, जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, वो आप लोगों को पता होना जरूरी है। जो रिश्ता है ना, किस पर लेंगे, यूट्यूब पे लेंगे बेटा, यूट्यूब पे वही जो सारी एवरेज में, यूटिलिटी में एवरेज का इफेक्ट नहीं देखते। जो मोस्टली रिलेशन देखा जाता है वो टीयू एमयू पे जाता है आपके पेपर में। अब इस तरीके के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। किसने दिया था? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने दिया था क्या यार? सही में क्या? एडम स्मिथ इज ऑफन एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट रिलेटेड इकोनॉमिक्स व्हिच एडवोकेट, हां मतलब ये जो होता है क्लासिकल्स में, जिसमें इसने बोला था कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कम होनी चाहिए। फिर भी इस पेपर चेक कर लेना, ये जो चारों लोग हैं ना, इनका नाम एक बार जाकर गूगल कर लेना। इन चारों ने एक कंसेप्ट दिया, ठीक है? ये चार लोग हैं, इन्होंने चारों ने एक कंसेप्ट दिया है, बस उस कंसेप्ट का नाम पढ़ लेना, और कुछ करने की जरूरत नहीं, बस उसका नाम पढ़ लेना। रिकॉर्डिंग एक आध घंटे में आ जाएगी, रिकॉर्डिंग एक आध घंटे में बेटा आ जाएगी, ठीक है? अगला सवाल बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं आपको बोलूंगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनटीए का, यूजीसी का, सीबीएसई का, ये सभी का फेवरेट क्वेश्चन रहा है। ये सभी का फेवरेट क्वेश्चन है बेटा, सभी का, और अभी भी पूछा जा रहा है, आजकल भी लगातार पूछा जा रहा है। कल क्लासेस होगी, संडे को नहीं होगी, संडे की क्लासेस में मैं एक दिन आगे शिफ्ट कर दूंगा। स्ट्रैटेजी पे लेते हैं सेशन बेटा, अभी थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं। उर्वशी, सना, गरिमा, संदीप, रश्मि, निमिषा, लिप्सा, रफिया, अंबिका, नाज, स्वीटी, सुरभि, हिमी, कीर्ति है। फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता, टेक वेरिएबल। आई थिंक टोटल कॉस्ट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसका तो कोई कनेक्शन नहीं है ना। कॉस्ट को कहां पर रिलेट करोगे बताओ? कॉस्ट को कहां पर रिलेट करोगे बताओ? ये तो मतलब दो कॉस्ट को थोड़ी ना कंपेयर करेंगे, समझ रहे हो ना? मतलब मैं जितना अर्न कर रहा हूं, जितना खर्चा कर रहा हूं, उसके कंपैरिजन से पता चलेगा कि मैं प्रॉफिट में हूं या लॉस में हूं। यहां पर बच्चे ज्यादा यही गलती की है, एवरेज कॉस्ट को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं, एवरेज रेवेन्यू को टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टीवीसी, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टीवीसी। याद रखिए इस चीज को, इस वजह से
ठीक है ना? हाँ, क्या बोला जा रहा है? शट डाउन पॉइंट टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल, मतलब आप इससे नीचे जाओगे तो आप मतलब अपनी वेरिएबल कॉस्ट को ही रिकवर कर पा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही रिकवर कर पा रहे हो। टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट ऐसा नहीं होता, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता, दोनों में फर्क है। देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आप हो, देखो ध्यान से समझना, पहले और दूसरे में फर्क देखो। ये है आप लोगों का टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट, दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट, मतलब ये वो पॉइंट है जो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस का पॉइंट है। ध्यान से समझो, ये नो प्रॉफिट नो लॉस का पॉइंट है, नो प्रॉफिट नो लॉस। इस पॉइंट पे आपको कोई खतरा नहीं है, समझ रहे हो ना? इस पॉइंट पे आपको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इससे आप आगे जा सकते हो। लेकिन ये बहुत डेंजरस पॉइंट आ चुका है, मतलब आपका आप इतना ही पैसा अर्न कर रहे हो जिससे आप सिर्फ अपनी वेरिएबल कॉस्ट को ही कवर कर पा रहे हो। तो अब इस केस में आपको बिजनेस को शट डाउन ही करना पड़ेगा और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको अपने बिजनेस को शट डाउन करना पड़ेगा और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है? इस वजह से याद रखिएगा, टोटल रेवेन्यू अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे आ गया, दैट इज योर शट डाउन पॉइंट। लेकिन वहीं पर अगर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर है तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस भी मैंने आप लोगों को बता दिया क्या होता है, कौन सा पॉइंट है ये, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। समझ आया? उम्मीद करता हूं कि पॉइंट क्लियर हो गया होगा बेटा, क्लियर है जी? ठीक है, इस वजह से अगला सवाल अबनॉर्मल प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे अबनॉर्मल प्रॉफिट से, एबनॉर्मल प्रॉफिट से 12 घंटे की मेहनत में मैं आपको बहुत कुछ पढ़ाऊंगा, कंटेंट की अगर टाइम मिला ना नहीं करो, अब दिन रात आओ, मैं आपके साथ हूं, सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, रात से सुबह तक। देखो टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट इज द सिचुएशन ऑफ अबनॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा कि ये जैसे होता है कि ये इस यहां पर इस तरीके से प्रॉफिट इक्विवेलेंट सिचुएशन अर्निंग मोर देन जस्ट अर्निंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है? देखो अगर क्वेश्चन आ जाए कि फर्म सिर्फ और सिर्फ अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिकवर कर पा रही है, ध्यान से समझना, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि अगर फर्म सिर्फ और सिर्फ अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कवर कर पा रही है तो दैट इज योर नॉर्मल प्रॉफिट। वो आपका क्या हो जाएगा? वो सिर्फ आपका नॉर्मल प्रॉफिट होता है, जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर पा रहे हो, अपना नॉर्मल प्रॉफिट, अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ही रिकवर कर पा रहे हो। अगर अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को से ज्यादा अर्न कर रहे हो तो आप नॉर्मल प्रॉफिट चला जाता है, ठीक है? इसलिए तो ये यहां पर एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है बेटा, इसको पढ़ भी लीजिएगा। अगला सवाल, व्हेन अ फर्म प्रोड्यूस जीरो आउटपुट, मतलब फर्म की जो प्रोडक्शन है वो जीरो है, फर्म है वो जीरो आउटपुट कर रही है, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी इसकी टोटल कॉस्ट से रिलेटेड? टोटल कॉस्ट से रिलेटेड कल नहीं होगा ना बेटा, समझ क्यों नहीं रहे? 12 घंटे का कंटेंट बनाने में 2 दिन का टाइम लगेगा, कहां से कल कहां से ले लूं? संडे को तो देखिए ना, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, कुछ इस तरीके से समझ लो, ये वाला इस तरीके से फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, ये वाला पॉइंट है। मतलब ऐसा नहीं, देखो ये समझ लीजिए, वेरिएबल कॉस्ट का नेचर ये है, वेरिएबल कॉस्ट का नेचर ये होता है कि अगर प्रोडक्शन करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट होगी, मतलब यूनिट बनाओगे, लेकिन टोटल कॉस्ट चाहे प्रोडक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है उतनी वो हमेशा ही रहेगी, समझ लो, उतनी वो हमेशा ही रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होगी, समझ लो। टोटल कॉस्ट जीरो हो सकती है, वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकती है, वेरिएबल कॉस्ट है वो आपकी क्या हो सकती है? जीरो हो सकती है, ठीक है? इस वजह से अच्छा वर्ल्ड कप फाइनल है, देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, वर्ल्ड कप की और पेपर में तुमने जीता ना, अपना सीखो स्पेसिफिकली इस वजह, ये आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यहां से आती है, ठीक है? मतलब यार शेप जो जिस तरीके से बनाओगे, तो ये वाले पॉइंट पे पूछा है कि टोटल कॉस्ट कितनी होगी, तो ये वाले पॉइंट पे टोटल कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होती है, ऐसा। अगला सवाल लीजिए, ये मोस्टली बच्चों का सही होगा क्योंकि हमने बहुत डिटेल में पढ़ा भी हुआ है। बोला मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरेक्ट दी फ्रॉम द बिलो, ठीक है? ये वाली एवरेज कॉस्ट है, तो ये मार्जिनल कॉस्ट, तो अगर ये इंटरेक्ट कर रही है बेटा तो फिर ऑब्वियसली बात है दोनों बराबर नहीं होंगी। वैसे तो एसी और एमसी का रिलेशन मैंने आप लोगों को बताया हुआ, कौन सा रिलेशन है? जेलसी का रिलेशन होता है, बताया था ना? कौन सा रिलेशन होता है? मैंने आपको बताया था कि जेलसी का रिलेशन है, लेकिन वो आपको खुद बता रहा है कि इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस केस का मतलब क्या हुआ कि एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर नहीं होगी। इस पॉइंट पे ये एवरेज कॉस्ट है, ये मार्जिनल, सॉरी ये आपकी एवरेज कॉस्ट है, ये मार्जिनल कॉस्ट है, वो आपसे ये वाला पॉइंट पूछा है ना? वो तो आपसे यही वाला पॉइंट पूछ रहा है ना कि यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे तो दोनों बराबर होंगी ना, इस वाले पॉइंट पे तो बेटा दोनों बराबर है, इस वजह से इस पॉइंट की यहाँ पे क्या कर रहा है वो बात कर रहा है। वैसे इसका जो रिलेशन है वो जेलसी वाला होता है, एसी बढ़ेगी तो एमसी उसके ऊपर रहेगी, एमसी बढ़ेगी तो एसी उसके ऊपर रहेगी, पहले जो नीचे वाला पॉइंट है वो एमसी का पहले आ जाता है, इस वजह से। बस 15 मिनट की क्लास हो रहा है बेटा, एक आंदोलन हुआ तो इसी कंसेप्ट इसी चीज को लेके टीपी, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये वाला क्वेश्चन है सरप्राइज क्वेश्चन, इसको बोलते हैं सरप्राइज क्वेश्चन है, इसके बारे में पढ़ा नहीं था, तो ये सरप्राइज क्वेश्चन है। CACP फुल फॉर्म है द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। क्या है? द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस इज रिस्पांसिबल फॉर रिकमेंडिंग द मिनिमम MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज इन इंडिया। याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना। CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, से भी आप लिख सकते थे ना, प्राइस कॉस्ट भी डिसाइड करेगा, प्राइस भी डिसाइड करेगा, इस तरीके से। ड्यूपॉली क्या होता है बेटा? ड्यूपॉली की फुल फॉर्म पूछी गई, इसकी क्या बोलते हैं? एकाधिकार नहीं होता, ये हिंदी में एकाधिकार नहीं है, इसको एकाधिकार नहीं बोलते, ड्यूपॉली को भाई एकाधिकार बोलते होंगे ना, मतलब दो जो ओलिगोपोली होता है उसमें 5-10 फर्म्स होती हैं। ओलिगोपोली की एक टाइप होती है ड्यूपॉली, जो आपने पढ़ा ना वो स्टेकरबर्ग मॉडल, स्टेकरबर्ग मॉडल, कार्नोट मॉडल, ये सब किसके मॉडल है बेटा? ये सब ड्यूपॉली के ही मॉडल है, जहां पर दो फर्म्स मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं। यहां पर क्या करती हैं? टू फर्म्स एग्जिस्ट करती हैं मार्केट में, दो फर्म्स मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं, इस वजह पता है इट इज अ मार्केट सेक्टर। मतलब ड्यूपॉली एक बाजार संरचना है जहां पर विशिष्ट उद्योग में प्रतिस्पर्धा हासिल करने के लिए सिर्फ दो ही महत्वपूर्ण कंपनियां हैं जिन्होंने एक अलग स्ट्रक्चर बना दिया है ओलिगोपोली के टाइप में, ओलिगोपोली के टाइप में एक अपना स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है? अगला सवाल, टोटल जो एवरेज रेवेन्यू की शेप है वो डिस्क्राइब करनी है आप लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन में।
एसी प्राइस, ये सब ये डिमांड कर्व की शेप एवरेज रेवेन्यू के बराबर होती है। वैसे भी आप लोगों को पता है एवरेज रेवेन्यू आपकी डिमांड कर्व होती है, तो ये इस तरीके से होती है, याद रखिए। इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। और इसको ना हम परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होगा बेटा? ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो किसके बराबर होती है? वो इनफिनाइट के बराबर होती है। कि आप थोड़ा सा भी चेंज करोगे ना तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी? जो डिमांड कर्व की शेप बहुत दूर चली जाएगी। इनफिनाइट चेंज है वो आपको देखने को मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफिनाइट चेंज देखने को मिल जाएगा। इनफिनाइट चेंज है वो आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। यू विल सी इनफिनाइट चेंज, क्योंकि फर्म यहां पर प्राइस मेकर नहीं है, प्राइस टेकर है। बहुत सारी फर्म्स हैं जो मार्केट में है, वो सेम उसी तरीके से काम कर रही है जैसे बाकी सारी फर्म्स काम कर रही है। मैं पब्लिक हो या ना हो, मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा। पेपर से पहले कम से कम जो कॉमर्स वाली सारी क्लासेस हैं वो मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। चलो एक सवाल और करते हैं, बाकी 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस में पीडीएफ से करने हैं। और ये वो प्रोडक्ट्स जो मोनोपोलिस्ट की कंपटीशन के अंडर सेल किए जाते हैं, वो उनको डिस्क्राइब करना है। परफेक्टली इनइलास्टिक ये होती है बेटा, परफेक्टली इनइलास्टिक ये होती है, परफेक्टली इलास्टिक ये होती है। कंट्रोल में नहीं आई, मतलब समझ रहे हो ना? इस वजह से परफेक्ट कंपटीशन में लोग एक ही प्राइस को रखते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में लोग प्राइस को चेंज नहीं करते, यही रीजन है। आज तो क्लास सवा 2 बजे हुई है ना। शेडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते, लेकिन आइडेंटिकल होते हैं, थोड़े बहुत डिफरेंशिएटेड होते हैं। और जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है बेटा, याद रखिएगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, इसके अंदर जो फर्म्स आपस में कंपीट करती हैं वो नॉन प्राइस पे कंपीट करती हैं। नॉन प्राइस मतलब प्राइस पे कंपीट नहीं करती। प्राइस पे कंपटीशन नहीं होता है। वहां पर जो कंपटीशन होता है वो किस पर्पस के लिए होता है? वो होता है नॉन प्राइस के लिए। वो किसके लिए होता है बेटा? नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। ठीक है? हाँ, डीएमएस सपोर्ट विद एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग ही तो मतलब प्रोडक्ट को बढ़ाने बेचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? बहुत सारा एडवर्टाइजिंग पे खर्चा करना पड़ता है। नॉट बी नॉन प्राइस कंपटीशन फोकस नहीं करेगी कंपनीज, बाकी फैक्टर्स पे फोकस कर रही है कंज्यूमर को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। कंपनीज आकर्षित करने की कोशिश कर रही है अपनी तरफ। यहां तक सही था, लेकिन अगर ये स्टेटमेंट नहीं होती तो ये मैं मानता ये सही है, लेकिन क्योंकि ये पार्शियली ट्रू है, लेकिन ये कंप्लीटली ट्रू है। समझ आया? ये और ये दोनों सही है, मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन ये वाला जहां पर एडवर्टाइजिंग की बात हुई है वो ज्यादा बेहतर है। एक्चुअली में ये कंट्रोल कंपटीशन होता है, इसमें गला काट कंपटीशन होता है। समझ आया? ड्यू टू देयर मार्केट एफर्ट्स, तो लोग उनको डिफरेंशिएट करते हैं। देखा जाए तो जैसे मैंने आपको बताया था मोनोपोली कंपटीशन का, ये जो जितने भी ये मोबाइल की कंपटीशन है। अगला सवाल मोनोपोली में, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। जो मोनोपोली कंपटीशन है ना बेटा, ये सबसे ज्यादा रियलिस्टिक होता है। मतलब हम जैसे परफेक्ट कंपटीशन को द मार्केट स्ट्रक्चर टिपिकली लीड्स टू डैश प्राइस, क्योंकि हाई प्राइस का मतलब क्या हुआ कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाला। कल कंसेप्ट पढ़ाया था, क्या बोला उसको? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या बोला? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोला। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो और आउटपुट कंपेयर टू लोअर आउटपुट की एक और फीचर था मैंने आपको बताया था। वो फीचर ये था कि नॉर्मली जो भी मार्केट स्ट्रक्चर होता है फर्म्स को होता है, लेकिन मोनोपोली में ऐसा नहीं है। मोनोपोली में तुम एसएपी पे भी काम चलाइए। क्या मुझे ये बताओ सिलेबस के क्योंकि मैं ये एक्चुअली मैं जो आप लोगों ने मनी कॉस्ट को कौन सी कॉस्ट और बोल दिया जाता है? मनी कॉस्ट को और कौन सी कॉस्ट बोल दिया जाता है? पेट पे जाना चाहिए था। और वेरिएबल कॉस्ट जो चेंज होती है, इंप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है? जैसे बोलते हैं ना जो आप बाहर नहीं बेचते हो, आप खुद से जो करते हो वो वाली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्या बोलते हैं? नेक्स्ट बेस्ट फॉर वन कॉस्ट। नेक्स्ट फॉर वन कॉस्ट मतलब एक चीज को अगर छोड़ोगे तो उसके लिए कोई दूसरी जो चीज है वो आप लेके आ रहे हो, उसके लिए जो आपको कॉस्ट लगती है वो वाली कॉस्ट है जो लगातार चेंज होती है। ये हमेशा चेंज होती रहती है। अकाउंटिंग कॉस्ट है, ये मनी कॉस्ट होती है, जो आपकी जेब में से जा रहा है पैसा वो। और दूसरा इंप्लिसिट कॉस्ट होती है जो इंटरनल कॉस्ट की तरह कंसीडर की जाती है। कैसे? इंटरनल कॉस्ट की तरह कंसीडर की जाती है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेक्स्ट बेस्ट फॉर वन कॉस्ट। आपको कोई दूसरा लेकिन उसके बेसिस पे आपको दूसरे प्रोडक्ट को गिव अप करना पड़ रहा है, तो उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? दैट कॉस्ट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कंसीडर करते हैं मनी कॉस्ट की तरह कंसीडर किया जाता है। लेखांकन लागत याद रखिएगा, हिंदी वाले बच्चे भी क्या बोलते हैं इसको? बीच में थोड़े आपको बताना है मोनोपोलीज और कॉम्पिटिटिव मार्केट है ना, उन दोनों के डिफरेंस को पूछा गया है। उन दोनों के डिफरेंस को पूछा गया है। पूरा कॉन्सेप्ट चेक हो। इन लोगों को ऑप्टिमल लेवल की जरूरत नहीं होती, ये कम लेवल पे भी एक्सेस कैपेसिटी में भी काम कर देते हैं। ये एक्सेस कैपेसिटी में भी क्या कर देते हैं बेटा? काम कर देते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरा क्योंकि ये लॉन्ग रन में भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। दे कैन इवन अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। मोनोपोली में लॉन्ग रन में भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। पता है? ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन, ये एकाधिकार परिस्थिति और बाजार की शक्तियों की टूल करता है, कम मात्रा में वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करते हैं और कंपटीशन को देखो देता है। प्रॉफिट मोर। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग पूछा जा रहा है आपसे। क्या पूछा जा रहा है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग पूछा जा रहा है बेटा। बेटा एक्चुअली इसमें विद एनोटेशन सेम नहीं होती। मैं पता करता हूं कि विद एनोटेशन कैसे हो सकती है। ठीक है, ये हमने कल भी पढ़ा था, सिंगल टाइप्स भी पढ़ी थी। चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कस्टमर व्हेन प्राइस डिफरेंस आर नॉट बेस्ड ऑन कॉस्ट डिफरेंसेस। कॉस्ट उतनी है और इसका सबसे बड़ा नेचर ये है कि आप डिफरेंट मार्केट में तभी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो अगर सभी मार्केट में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो डिफरेंट होगी। बेटा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो सभी मार्केट में डिफरेंट है तभी आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, अदरवाइज आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। एक मार्केट में इलास्टिसिटी ज्यादा है, दूसरे में कम है, इस वजह से। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 40वां क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इस पीडीएफ में मिलेंगे आपको शाम को। कल से तो आपको मिले
आपकी रिटर्न है वो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को मिले। ठीक है बेटा? तो हमने आज 40 के करीब क्वेश्चन किए, इसमें 10 क्वेश्चन और है। ठीक है, 10 क्वेश्चन और है, वो पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है। तो संडे अपना फ्री रखिएगा, वैसे तो आप लोगों का फ्री ही होगा, उससे पहले अपना बाकी का काम निपटा लीजिएगा, क्योंकि संडे को मैं कंटेंट पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी ये जो सवाल दे रहे हैं कुछ डाउट्स वगैरह आ रहे हैं, उन चीजों को भी वहां पर कवर करने की कोशिश करना।